हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने लास्ट में क्लासेस बनाई हैं, प्रीवियस जो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे और आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर कर रहे होंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे आपके दूसरे मतलब आपके चैप्टर नंबर 4 की, जो कि वन शॉट में आज भी कंप्लीट कर लेंगे, जिसका नाम है प्लानिंग। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ी बन सकती है क्योंकि ये एक शॉट में पढ़ाना थोड़ा सा टाइम लेता बच्चों, तो हमारी मेहनत को आप लोग बेकार मत करिएगा, अच्छे से रिजल्ट लाइएगा, एनसीईआरटी को भी पढ़ते रहिएगा। चलिए आज हम बात करेंगे प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि अपने बिजनेस के लिए आप एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना रहे हैं कि आप अपने भविष्य में अपने बिजनेस को लेके भविष्य में कैसे काम करेंगे, कैसे टारगेट को अचीव करेंगे, कैसे आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, कैसे बिजनेस का वर्क फ्लो स्मूथ करेंगे, मतलब जो काम होता है उसको कैसे स्मूथ तरीके से चलाएंगे। तो प्लानिंग किसी भी चीज को लेके की जाती है। प्लानिंग कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो भी बनाता है, लोअर लेवल होता है वो भी बनाता है, मिडिल लेवल का होता है हर डिपार्टमेंट का मैनेजर वो भी बनाता है। तो ये सारी बातों को मैं बताऊंगा। तो प्लानिंग कुल मिलाकर के हमेशा कंपनी के जो है मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं और ये भविष्य के लिए होता है। एक बात और याद रखना बच्चों, कभी भी कोई प्लानिंग जब की जाती है तो हमेशा फोरकास्ट से की जाती है। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाया जाता है। मान लीजिए आपके घर में शादी है, आपके घर में शादी है और आपके घर में पापा ने सोचा कि पिछली बार जो मैंने शादी किया था अपने बड़े बेटे की, मतलब आपके बड़े भैया की, तो 350 लोग रिसेप्शन में आए थे। हो सकता है कि इस बार मेरा समाज बढ़ गया है, 450 से 500 लोगों के बीच में लोग आ सकते हैं। तो बेटा ये फोरकास्ट किया आपके पापा ने, फिर उस हिसाब से कैटरर को बताया, कैटरर ने प्लानिंग करी और आपका खाना बनके तैयार हो गया। तो पहले कोई भी चीज प्लानिंग करने के बेटा फोरकास्ट किया जाता है, पहले एक प्रिडिक्शन किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, फिर उसी के बेस पे आप प्लानिंग करते हो। समझ में आई बात? तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कंपनी के मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, बिना प्लानिंग के कोई भी काम हो नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सर आज प्लानिंग के बारे में बताएंगे। तो प्लानिंग की मीनिंग क्या लिखी गई है, हम थोड़ा पेन को सिलेक्ट कर लें अपने बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चा, इससे क्या रहता है कि हमें समझाना आसान लगता है जब हम पेन को लेकर के अंडरलाइन करते चलते हैं। ठीक है, तो कलर को चुन लें, येलो कलर। ठीक है, ये रहा। तो प्लानिंग क्या होती है? तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में पहले से ही सोच लेना कि ये जो है क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, किसके द्वारा ये काम किया जाएगा, मतलब किसके द्वारा ये काम किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो मतलब कंपनी में जो मैनेजमेंट प्लानिंग करता है वो पहले से सोच करके फ्यूचर के लिए ये प्लान करता है कि हम कौन सा टास्क अचीव करेंगे, कौन सा गोल अचीव करेंगे, कैसे काम किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा, यही सोच करके प्लानिंग की जाती है। ठीक है, यही प्लानिंग होता है। जैसे आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्लानिंग बनाते हो, डेली टाइम टेबल बनाते हो, जब एग्जाम जाता है कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में सब्जेक्ट में हमने कम पढ़ाई करी, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ठीक है, कितने दिन के अंदर कवर करना, यही तो आपका प्लानिंग होता है। ऐसे कंपनी में भी होता है। ठीक है, आगे आता है इन सिंपल वर्ड्स बी कैन से, आसान भाषा में प्लानिंग को हम कह सकते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी आर वांट टू रीच। तो प्लानिंग कुल मिलाकर के एक पुल की तरह काम करता है जो गैप को भरने की कोशिश करता है कि आज हम कहां खड़े हैं और कल हमें कहां पहुंचना है, इसके बीच का जो पुल होता है वही प्लानिंग होता है। ठीक है, आगे आता है प्लानिंग मींस सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन, और अपने टारगेट को सेट करना और उसी के हिसाब से अपने एक्शन को करना, फॉर्मुलेट करना, तैयार करना, ताकि जो है अपने गोल को अचीव किया जा सके, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। फिर इट इज कंसर्न विद बोथ एंड मींस व्हाट इज टू बी डन
एंड हाउ इट इज टू बी डन। तो इसका मतलब कुल मिला के प्लानिंग का यही हुआ कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया कि प्लानिंग से पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है, किस मेथड से करना है। यही करके हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। और हर कंपनी का जो मैनेजमेंट है बच्चों, वो प्लानिंग करके तभी प्लानिंग करता, तभी काम करता। तो इसलिए सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग होता है। तो आज हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, पहला फंक्शन। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक। अब आप लोग इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आसान रहेगा कि फीचर ऑफ प्लानिंग क्या है। मतलब प्लानिंग के फीचर पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, नेचर पूछ सकता है, कोई भी नाम पूछे आप यही लिखेंगे। तो फीचर क्या होता है बच्चों? फीचर मतलब विशेषताएं। प्लानिंग की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, तो पहला प्राइमरी फंक्शन होता है, कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव होता है, परवेजिव होता है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है, फ्यूचरिस्टिक होता है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग होता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। मतलब प्लानिंग करने के साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। मतलब प्लानिंग अपना योगदान देता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, कंपनी के टारगेट को अचीव करने में। पहली विशेषता होती है इसकी, पहला फीचर है प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि प्लानिंग जो है बच्चा, ये हमारे उद्देश्य को बताता है। मतलब हम जब प्लानिंग करते हैं तो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग करते हैं। पहले हम कोई ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। मान लीजिए हमने बोला, हमने सोचा, हम मैनेजर है कंपनी के, हमने सोचा 90,000 यूनिट हमको इस बार एलईडी टीवी बनाना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे ताकि हमारा 90,000 यूनिट जो है, पीस जो है, एलईडी टीवी बनके तैयार हो जाए। तो वही कह रहा है कि प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते टाइम ही प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव अगर नहीं होगा तो हमारा प्लानिंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग नहीं हो सकता है। फिर आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइडेड द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम प्लानिंग डिसाइड करते हैं। प्लानिंग में देखते हैं कि किस मेथड से, किस प्रोसीजर से, किस स्टेप से हम जो है अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ये प्लानिंग में हम तय करते हैं। फिर फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1500 वॉशिंग मशीन एंड इन 1 month ओनली 80 वॉशिंग मशीन आर मैन्युफैक्चर्ड, द चेंज आर मेड इन द प्लान टू अचीव द फाइनल ऑब्जेक्टिव। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई संस्था है जिसने उद्देश्य बनाया कि हम 1500 वॉशिंग मशीन हर मंथ बनाएंगे, बट वो संस्था सिर्फ 80 वॉशिंग मशीन बना पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव को अगर पाना है तो प्लान में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है बेटा? हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं तो हमारा प्लान का मतलब ही नहीं होता, हम प्लानिंग करते नहीं। उद्देश्य नहीं तो प्लानिंग किस बात का? तो प्लानिंग से हम अपने कंपनी को कंट्रोल भी कर पाते हैं। ठीक है, अभी आगे पता चलेगा। तो प्लानिंग बहुत जरूरी चीज होती है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा कह रहा है भाई प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का पहला काम होता है। मतलब प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। कंपनी के हर एक मैनेजर के द्वारा प्लानिंग जो है पहला काम होता है। हर एक मैनेजर पहले यही करता है। ठीक है, पहले प्लानिंग करता। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर without performing the planning function because objective are set up in planning and other function depend on the objective only। कह रहा है कि इसके अलावा कोई भी फंक्शन जो है मैनेजर शुरुआत में नहीं कर सकता। सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन ही करना पड़ता, क्योंकि प्लानिंग अगर बन गई तो उसी से जितने और फंक्शन है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये उसी से रिलेटेड है। प्लानिंग होगा तभी वो फंक्शन को परफॉर्म किया जा सकता है, वरना नहीं। तो कंपनी का कोई भी मैनेजर सबसे पहले प्लानिंग करेगा उसकी, क्योंकि प्लानिंग पे ही सारे अदर फंक्शन डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगला आता है और उसी से कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी अचीव किया जाएगा। For example, in organization function, manager assign authority and responsibility to the employee and level of authority and responsibility depend upon the objective of the company।
कह रहा मान लीजिए एग्जांपल में कंपनी के मैनेजर ने अपने लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अपने इंप्लॉइयों को। तो अगर भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बेटा, ये मैं आपको डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ाऊंगा, सॉरी। तो बेटा अगर आप जो है अथॉरिटी मतलब आप जिम्मेदारी और ड्यूटी किसी को दे रहे हो, पावर और ड्यूटी किसी अपने इंप्लॉय को दे रहे हो, तो उसी हिसाब से आप तय करोगे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव अगर आपको नहीं पता है, कोई ऑब्जेक्टिव आपने नहीं रखा है, तो आप किसी को जिम्मेदारी और आप मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर नहीं दे सकते हो। समझ में आएगा? उसी हिसाब से दिया जाता है प्लान करके हमें किसको जिम्मेदारी देनी, किसको कितना पावर देना, तभी, नहीं तो कंपनी में प्रॉब्लम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। फिर सिमिलरली इन स्टाफिंग द एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड। कह रहा है स्टाफिंग में क्या होता है, एम्प्लॉइयों को हम अपॉइंट करते हैं। द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय अगेन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी बेटा स्टाफिंग करती, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक फंक्शन है। स्टाफिंग क्यों किया जाता है? ताकि कंपनी में एम्प्लॉय अच्छे से आए, और कंपनी में अच्छे एम्प्लॉय आए तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो कुल मिलाकर के कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टाफिंग किया जाता है। प्लानिंग नहीं होगा तो स्टाफिंग नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव तय होगा और ऑब्जेक्टिव के बाद प्लानिंग तय होगी कि कौन सा प्लानिंग किया जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग करके ही कंपनी में एम्प्लॉइयों को नियुक्त किया जाता है, जॉब दिया जाता है, ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, ज्यादा डीप जा रहे होंगे, अगर लग रहा होगा कि सब कुछ ज्यादा ही डीप पढ़ा रहे हैं तो बेटा आप आगे निकल सकते हैं, क्योंकि मैं तो वही पढ़ा रहा हूं जो आपकी पीपीटी मैंने बनाई एनसीईआरटी से। अगला आता प्लानिंग इज परवेसिव। बेटा प्लानिंग जो है कंपनी के 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जैसे टॉप लेवल भी होता है, मिडिल लेवल भी होता है, लोअर लेवल भी होता है। तो प्लानिंग जो है तीनों लेवल पर लागू होता है। टॉप लेवल अपने लेवल पे प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से प्लानिंग करता है, लोअर लेवल जहां काम हो रहा है सुपरवाइजर और फोरमैन अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ही कह रहा है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। It is not a function restricted to top level manager only, but planning is done by manager at every level। कह रहा प्लानिंग जो है सभी लेवल के मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, सभी पे लागू होता है, सभी पे जरूरी होता है, और ये सिर्फ टॉप लेवल के लिए जरूरी नहीं है, ये सभी कम लेवल के मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज इज द टास्क ऑफ टॉप लेवल। कह रहा है कि भाई देखो, formation of major plan and framing of overall policy is the task of top level managers, whereas departmental manager form plan for their respective department। कह रहा है कि भाई क्या है कि हम जो है कंपनी में मेजर प्लान, टॉप लेवल जो है मेजर प्लान करता है, इसके बाद ओवरऑल पॉलिसीज बनाता है, जबकि जो कंपनी के मिडिल लेवल के लोग होते हैं वो भी अपने डिपार्टमेंट के प्लान बनाते हैं, ताकि कंपनी में जो है टारगेट को अचीव किया जा सके। तो ये कुल मिला के क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि कंपनी के तीनों लेवल पे, तीनों मैनेजमेंट के लेवल पे, टॉप मिडिल लोअर पे प्लानिंग बनाई जाती है। टॉप लेवल जो है पॉलिसी वगैरह बनाता है, जबकि मिडिल लेवल के लोग जो डिपार्टमेंट में मैनेजर वगैरह है वो अपने डिपार्टमेंट में कैसे काम होगा उसका प्लान बनाते हैं। उसके बाद लोअर लेवल के लोग अपना प्लान बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्लानिंग जो है हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, सबको अपने अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ये कहो कि सिर्फ टॉप लेवल बनाए सब काम करे तो नहीं हो सकता बेटा। मैनेजर वेरएज, अच्छा ठीक है ये हो गया। लोअर लेवल मैनेजर क्या करता है? मेक प्लान टू सपोर्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। तो लोअर लेवल का भी मैंने बताया कि अपने लेवल का प्लान बनाता ताकि उसको जो ऑपरेशन करना है, जो कंपनी में डेली काम करना है, उसको टारगेट को अचीव कर सके वो। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर फोरमैन अपना प्लान बनाते, आज इतना काम करना है, कल इतना काम करना है, आज इतना माल बनाना है, कल इतना माल बनाना, ये करते हैं वो। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग पहला फंक्शन होता है और प्लानिंग तीनों लेवल पे लागू होती है। फिर आता प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। क्या आता बच्चा? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो बनाई जाती है वो हमेशा भविष्य को देख के बनाई जाती है, अभी के लिए प्लानिंग नहीं हो सकती। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। तो वही कह रहा है प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। क्या कह रहा है? प्लानिंग ऑलवेज मीन लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन इन द पास्ट। मतलब प्लानिंग जो है हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं होता। जो बीत गया उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। फिर all the manager try to make prediction and assumption for future, and these prediction are made on the basis of past experience of the manager and with the regular and intelligent scanning of the general environment।
क्या कह रहा है कि जो प्लानिंग होता है वो एक प्रेडिक्शन, एक पूर्वानुमान, एक पहले के अनुमान, फोरकास्टिंग और एक मान्यता पे आधारित होता है जो फ्यूचर के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी के सभी मैनेजर एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, अपने वातावरण को देखते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने बताया एनवायरमेंटल वाला चैप्टर आप जाके पढ़ लें, क्या होता है, लेक्चर नंबर 4 आपके मेरे प्लेलिस्ट में होगा। उसके बाद बेटा वो उसी हिसाब से प्लान करते हैं। तो कंपनी के हर एक मैनेजर फ्यूचर को देखते हुए मार्केट को स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, फिर उसी हिसाब से अपना जो है प्लानिंग ड्रॉ करते हैं और कंपनी में लागू करते हैं। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। फिर प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। एक बार आपने प्लानिंग बना लिया, टारगेट अचीव हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं प्लानिंग बंद होगा। प्लानिंग हमेशा जब तक कंपनी चलती रहेगी, जब तक टारगेट बनता रहेगा, ऑब्जेक्टिव होता रहेगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट होता रहेगा, तब तक प्लानिंग बनती रहेगी। तो प्लानिंग जिंदगी भर बनती, प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कभी खत्म नहीं होता। यहां देखते हैं, planning is never ending or continuous process because after making plan also one has to be in touch with the with the change in changing environment and in the selection of one best way। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, एक मिनट बेटा, ये कहना चाहता है कि जो प्लानिंग होती है ये हमेशा कंटिन्यूअस होती है, कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि जैसे प्लानिंग खत्म होती है तैसे कंपनी का जो कंपनी के लोग होते हैं, कंपनी के एक्सपर्ट्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं वो इन्वायरमेंट को देखते रहते हैं कि इन्वायरमेंट में अब क्या चीज चेंज हो रही है। फिर उसी हिसाब से कंपनी में दूसरा काम आता है, फिर वो उसी हिसाब से दूसरी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती, प्लानिंग हमेशा इन्वायरमेंट के साथ चलती रहती है। जैसे इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, जैसे फैशन बदल गया, मार्केट बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, कॉम्पिटिटर बदल गया, उसी हिसाब से कंपनी की प्लानिंग हमेशा बदल बदल के चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द, अच्छा यहां से कर लेते हैं। So after making plan, also planner keep making change in the plan according to the requirement of the company। भाई कंपनी में जो प्लानर होते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान को चेंज भी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लान इज मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स execution there is a depression period, then planner have to make change according to the condition prevailing। मान लीजिए जब प्लान बनाया जा रहा था तो उसमें कंपनी का बूम पीरियड चल रहा था, लेकिन कंपनी में अचानक से डिप्रेशन आ गया, मंदी आ गई, कंपनी डाउन होने लगी, लॉस में जाने लगी, तो प्लानर को उस हिसाब से प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है प्लानिंग लगातार चलती रहती, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से बेटा हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को जब एग्जाम आ जाता है तो आप टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं और उसी हिसाब से आप अपना काम करते हैं, तो वही तो प्लानिंग हुआ। तो आप उसको बना करके एक डिसीजन ले लेते कि हमको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना। तो ठीक इसी प्रकार से कंपनी प्लानिंग करके क्या करती है, कंपनी के मैनेजमेंट अच्छा निर्णय ले लेते हैं। प्लानिंग करते करते उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो अगले टॉपिक के बारे में, अगले टास्क के बारे में, अगले ऑब्जेक्टिव के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि प्लानिंग करते टाइम हमारे पास कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, कौन सा बेस्ट विकल्प है जिससे कल को कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। इसी के साथ साथ बेटा वो कंपनी में एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। वही कह रहा है कि the planning function is needed only when different alternative are available and we have to select the most suitable alternative। पहली बात तो आप ये समझिए कि प्लानिंग तभी हो पाएगी जब आपकी कंपनी में कई प्रकार का विकल्प मौजूद होगा, अल्टरनेटिव मौजूद होगा। व्हाट इज द अल्टरनेटिव? अब बेटा जैसे मार्केट में आपको एडवर्टीजमेंट कराना है, ठीक है, मान लेते हैं डिजिटल बोर्ड का आप बिजनेस करते हो, आपको एडवर्टीजमेंट कराना। अब एडवर्टीजमेंट कराने के कई रास्ते हैं, आप वेबसाइट से भी करा सकते हो, यूट्यूब से भी करा सकते हो, होर्डिंग लगा सकते हो, टेलीविजन से भी करा सकते हो। अब देखो ये विकल्प है आपके पास, तो इसमें सबसे अच्छा अल्टरनेटिव कौन सा है? मान लीजिए टेलीविजन पे ऐड करने का सबसे अच्छा विकल्प है, अल्टरनेटिव है। तो वही कह रहा है कि प्लानिंग हम करते करते एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमें एडवर्टीजमेंट करना है तो कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा और जो हमें सस्ते रेट पर अच्छा एडवर्टीजमेंट कराने में हेल्प करेगा। तो यहां पर हमने डिसीजन लिया कि हमें टेलीविजन के माध्यम से एडवर्टीजमेंट अपने डिजिटल बोर्ड का करना चाहिए। तो वही कह रहा है प्लानिंग हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक। लेकिन याद रखना तभी हम हेल्प डिसीजन ले सकते हैं जब हमारे पास अल्टरनेटिव होगा। अगर अल्टरनेटिव नहीं होगा तो प्लानिंग ही नहीं हो सकती। समझ में आई बात? तब विकल्प हम प्लान कर ही नहीं सकते, तो पहले अल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर 2-3 अल्टरनेटिव होगा तभी तो हम डिसीजन लेंगे, उसी हिसाब से प्लान करेंगे। अगर हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, मान लो एक ही विकल्प है, तो फिर प्लान में लेने की जरूरत है क्या? हमें उसी काम करना होगा, ठीक है। The planning function is needed only when different alternative are available and we have to select the most suitable alternative। प्लानिंग फंक्शन की जरूरत तभी पड़ती है जब कंपनी में कई प्रकार के अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं, जिसमें से हमें सबसे अच्छा अल्टरनेटिव चुनना पड़ता है, विकल्प चुनना पड़ता है।
We cannot imagine planning in the absence of choice because in the planning function, managers evaluate various alternative and select the most appropriate। कह रहा है कि हम प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते जब जो है बेस्ट अल्टरनेटिव मौजूद नहीं होगा। तो प्लानिंग फंक्शन में जो है मैनेजर सबसे अच्छा अल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन करता, उसी हिसाब से प्लानिंग करता और डिसीजन लेता। बट इफ देयर इज वन अल्टरनेटिव अवेलेबल, मान लो अगर यहां पर सिर्फ एक अल्टरनेटिव है, मान लेते हैं हमें एडवर्टाइजमेंट कराना अपने डिजिटल बोर्ड का और खाली टेलीविजन का रास्ता हमारे पास है, तो हमारे पास प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही विकल्प है। फिर हम प्लान क्यों करें, फिर उसी से हम ना करवा दें। ठीक है, तो वही कह रहा, प्लान तब किया जाता है बेटा जब अल्टरनेटिव हमारे पास होता है। अभी हम प्लानिंग प्रोसीजर में आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। कह रहा है बट इफ देयर इज वन अल्टरनेटिव, अगर सिर्फ हमारे पास एक ही विकल्प मौजूद है कंपनी में, मान लो एडवर्टीजमेंट करने का एग्जांपल ले लो, एडवर्टीजमेंट कराना है तो अवेलेबल, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग, मतलब फिर यहाँ पे कोई प्लानिंग की जरूरत हमको नहीं है, हम उसी विकल्प से काम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई और विकल्प है ही नहीं, तो हम प्लानिंग क्यों करें। तो प्लानिंग बेटा कुल मिला करके ये फीचर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई डाउट? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ने के पहले 1 मिनट का थोड़ा सा हम पानी पी ले, ठीक है, प्यास लग जाती, लगातार पढ़ाना है ना। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है कंपनी में। आइए, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब प्लानिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, प्लानिंग बनाने के क्या महत्व हैं, क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कंपनी के लिए। तो आप यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिटेल में। मतलब प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। फिर आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इतने टॉपिक हमें पढ़ने और हम डिटेल में पढ़ाएंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ठीक है, देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। ठीक, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप कंपनी में या अपने लिए कोई प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो आपको एक डायरेक्शन मिलने लगता है। अब इसके बाद हमें ये करना, इसके बाद हमें ये करना, इसके बाद ये करना। जैसे आपको एग्जाम देना था, 15 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, 15 डेज, और टाइम टेबल आप बना रहे हो। अब आपको टेंशन हो रही है हम पढ़ाई कैसे करें। आपने बैठ करके प्रॉपर सिस्टमेटिक टाइम टेबल बना लिया, अपने सर के साथ बैठ करके या खुद बना लिया। अब आपको पता चलेगा कि हमको इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, एक रास्ता मिल रहा है, एक सुझाव मिल रहा है, एक गाइडलाइन मिल रही है कि आपको अब आप काम ऐसे करना। फिर आप काम करके वैसे पढ़ाई करके अपने रिजल्ट को अच्छा ला लेते हो। तो प्लानिंग बेटा आपको डायरेक्शन देता है कैसे काम करना, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब प्लानिंग जो है संबंध रखता है पहले से निर्धारित कार्य को, मतलब पहले से डिसाइड हो जाता है हमें करना क्या है, ठीक है। फिर कह रहा इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय कैसे काम करेंगे, एम्प्लॉइयों को एक डायरेक्शन देता है, इसके बाद क्या करना, फिर इसके बाद क्या करना है। प्लानिंग हमें ये बताता है। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू, हाउ टू डू। प्लानिंग ये क्लियर कर देता है कि एम्प्लॉय क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन देता है बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज टू बी डन। हमने एडवांस में बताया कि भाई, मतलब प्लानिंग एडवांस में बता देता कि काम कैसे किया जाएगा। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग एक्शन करने के लिए आपको डायरेक्शन देता है कि कैसे कैसे आप काम करोगे। एम्प्लॉइज नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। एम्प्लॉय को पहले से पता चल जाता किस डायरेक्शन में उन्हें काम करना है। दिस लीड टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और प्लानिंग करने के बाद बेटा आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में काम कर सकते हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है हमने बताया था, आप जा करके हमारे लेक्चर नंबर 2 को देखें, हेनरी फ्योल सर का, ठीक है। हमने 14 लेक्चर में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डिटेल में बताया। फिर इफ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर यहां पर कोई प्लानिंग नहीं होगा, एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन।
एम्प्लॉय अलग डायरेक्शन में काम करने लगेगा, जिससे कंपनी का गोल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग क्या करता है बेटा, अनसर्टेनिटीज के रिस्क को कम कर देता है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटीज को थोड़ा कम कर देता है। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता, कब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, ऐसे बिजनेस में आने वाला समय क्या दिन लेकर के आएगा, क्या समय लेकर के आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर आप प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत सिस्टमैटिक काम कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कल को थोड़ा कम लॉस हो या कम जो है अनसर्टेनिटी का जो है इफेक्ट आपकी कंपनी पे पड़े। क्या होगा कुछ भी नहीं पता बेटा, इन्वायरमेंट कब क्या चेंज हो जाए कुछ भी नहीं पता, लेकिन प्लानिंग करके काम करोगे तो थोड़ा बहुत आपको जो है वो रोक सकता है, आपके नुकसान को बचा सकता है। वही कह रहा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। Organization have to face many uncertainties and unexpected situation every day। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत टाइप की अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ती है, तो पर डे, एक दिन की बात नहीं है। फिर कह रहा, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस अनसर्टेनिटीज बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumptions regarding the future, keep in mind their past experience and scanning of business environment। कह रहा इसका कारण क्या है कि ये प्लानिंग आपकी अनसर्टेनिटी से आपको बचाता है, क्योंकि जो प्लानिंग बनाने वाला प्लानर होता है वो इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन कर लेता है और उसके बाद कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, अपने स्किल अपने एक्सपीरियंस से वो कंपनी के भविष्य के लिए वो प्लानिंग कर देता है। तो उसके एक्सपीरियंस और उसके द्वारा इन्वायरमेंट जो स्टडी की गई थी प्लानिंग करते टाइम कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कैसे भविष्य में क्या हो सकता है, तो बेटा वो आपको बचा लेता है। वही कह रहा है। फिर द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज। प्लान बेटा जो है आपके अनिश्चितताओं को कम कर देता है। द प्लान्स ऑल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। प्लान बेटा आपके अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, उस रिस्क से आपको बचा लेता है। सच एज फायर और सम अदर क्लैमिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको लगता है कि भविष्य में आग लग सकती है, ऐसा काम हो रहा है, तो ऐसे सब चीजों से प्लानिंग आपको पहले अगर आपने करके रखा तो आपको बचा ले जाएगी। ठीक है, द रिसोर्सेज आर केप्ट असाइड इन द प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटीज। जब आपने प्लान किया कि आपको आग से बचना है तो उस टाइप का आपने रिसोर्स भी रखा होगा, आपने पास वो जो फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए वो गैसेस वगैरह होती है आपने रख लिया होगा, ताकि भविष्य में आग उग लगे तो आप बचा सकते हैं, तो अपने आप को अपनी कंपनी को। तो ये कह रहा प्लानिंग आपकी अनसर्टेनिटीज से आपको बचा सकती है। ठीक है, क्योंकि प्लानर जो भी काम प्लानिंग करता है वो इन्वायरमेंट को देख के काम करता है, अपने एक्सपीरियंस से प्लानिंग बनाता है। ऐसे वैसे हल्के लोग नहीं होते जो प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक बात और जान लो, एकदम आप अनसर्टेनिटी से बच जाएंगे ये भी गारंटी नहीं। याद रखिएगा, प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं होती है, बता दे रहे हैं। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। बेटा जब प्लानिंग करके आप काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कॉस्ट आपका कम लगेगा, हर एक चीज टाइम पे होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जो भी बेटा प्लान बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये दिमाग में रख के बनाया जाता है सभी डिपार्टमेंट के बारे में। द डिपार्टमेंटल प्लान आर डिराइव फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। कंपनी में जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाया जाता है, मान लो एक मेन प्लान बनाया गया, इसी के बेस पर डिपार्टमेंट के सारे प्लान बना लिए जाते हैं। तो वही कह रहा है डिपार्टमेंटल प्लान कंपनी के मेन प्लान के हिसाब से निकल के आता है। देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है कि हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कोऑपरेशन हो जाएगा। मतलब अगर हम एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट, चाहे मार्केटिंग सेल हो चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, एक दूसरे का बढ़िया साथ देंगे, कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे। फिर on the other hand, if the manager, non-manager and all the employees are following course of action according to the plan, then there will be integration in the activities। कह रहा है इस हिसाब से अगर कंपनी के मैनेजर हैं, नॉन मैनेजर हैं या सारे इंप्लॉई हैं, कंपनी में प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो कंपनी में जो प्लान के हिसाब से काम करेंगे, जो एक्शन वो ले रहे हैं, तो कंपनी में एक बेहतर रिजल्ट वो जो है ला करके दिखाएंगे अपनी एक्टिविटीज से, क्योंकि वो साथ मिलकर काम करें प्लानिंग के हिसाब से। फिर प्लान इंश्योर क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन एंड वर्क कैन बी कैरीड आउट स्मूथली। प्लानिंग बेटा आपके थॉट और एक्शन को जो है अच्छा करता है, आपके थॉट के हिसाब से काम अच्छा होता है,
एक बार फिर पढ़ते हैं। प्लानिंग इंश्योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, मतलब आप जो है जो सोच रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, प्लानिंग उसे क्लियर करता है, फिर उसे एक अच्छे एक्शन में बदल देता है ताकि आपका जो वर्क है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो प्लानिंग से हम जो सोचते हैं उस हिसाब से अपनी कंपनी का काम अच्छे से करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग ये होता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। फिर आता प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। बच्चों, जो कंपनी में प्लानिंग करता है वो बेवकूफ तो होता नहीं है। तो प्लानिंग करते करते बेटा उसके पास नए नए आइडियाज आने लगते हैं दिमाग में, वो नए नए न्यू आइडियाज के बारे में सोच सकता है, और वो जो है इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोच सकता है, जिससे कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए कुछ और भी सोच सकता है। ठीक है, तो प्लानिंग करते करते आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाता है, अच्छी सोच वाला हो जाता है, क्योंकि आपका प्लानिंग करते टाइम एक अच्छा दिमाग यूज होता है, इसलिए आप कुछ इनोवेटिव कंपनी में कुछ नया भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग बहुत बड़ी सोच की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग करते टाइम नॉर्मल थिंकिंग से काम नहीं होता। प्लानिंग एक हाई थिंकिंग का काम है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब दिमाग का काम है। फिर देयर इज अ ग्रेट स्कोप फॉर फाइंडिंग बेटर आइडियाज, और आप प्लानिंग करते टाइम एक अच्छे आइडियाज को ढूंढते हो, अच्छे मेथड को ढूंढते हो, काम करने के तरीके को, प्रोसीजर को ढूंढते हो, ताकि काम अच्छे तरीके से किया जा सके। तो प्लानिंग करने वाला जो होता वो इंटेलेक्चुअल माइंड का होता, अच्छी थॉट और थिंकिंग का होता, वो नई आइडिया, नए मेथड, नए प्रोसीजर से कंपनी में प्लान बनाता है। तो बेटा अगर वो इतना दिमाग वाला है तो कंपनी में कुछ इनोवेटिव भी भविष्य में कुछ नया और भी वो कर सकता है। तो वही कह रहा है, प्लानिंग उसको हेल्प करती है कि भविष्य में वो और भी कुछ नया सोच सके कंपनी के बारे में, चाहे नए प्रोडक्ट के बारे में, नए मार्केट के बारे में, नई सर्विसेज के बारे में। ठीक है, या नए मेथड से प्रोडक्शन करने के बारे में वो सोच सकता है, क्योंकि वो प्लानिंग करते टाइम दिमाग का यूज कर रहा है, तो और भी अच्छा कुछ भविष्य में नया सोच सकता है। वही कह रहा है, प्लानिंग इनोवेटिव को जन्म देता। फिर प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली, मतलब प्लानिंग प्रक्रिया बेटा मैनेजर को फोर्स करती कि वो अलग तरीके से सोचे एंड एज्यूम द फ्यूचर कंडीशन, और भविष्य के बारे में, भविष्य के दिशा दशा के बारे में सोचे। सो इट मेक द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, इस हिसाब से मैनेजर कंपनी में इनोवेटिव एंड क्रिएटिव हो जाता। तो जब भी आप कोई प्लान करते हो बेटा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे आइडियाज ला करके करते हो। तो जब आप ऐसा करते हो एज अ मैनेजर, तो आप भविष्य में कुछ और भी नया सोच सकते हो, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस, इतना स्किल ले लिया है प्लानिंग करते करते कि आपको सब चीज का नॉलेज हो गया, और फिर आप भविष्य के लिए कुछ न्यू सोच सकते हो, इनोवेटिव सोच सकते हो, क्रिएटिव सोच सकते हो। ठीक है, अब आता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले बेटा। अरे ये डिलीट तो नहीं, हाँ ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं। अब आता है, एक मिनट टाइम देख लो बेटा, क्योंकि दूसरी क्लास भी रिकॉर्ड होगी। ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अगर आप एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हो तो आप भविष्य के लिए अच्छा निर्णय भी ले सकते हो, मैंने पहले भी बताया फीचर्स में। ठीक है, तो क्या रहा है, प्लानिंग हेल्प मैनेजर टू मेक वेरियस डिसीजन, प्लानिंग से मैनेजर अच्छी अच्छी प्लानिंग करके अच्छे अच्छे डिसीजन और भी भविष्य में ले सकता। जैसे मान लो आज हमने टारगेट बनाया, इस मंथ हमें 500 टेलीविजन बना देना है, और हमने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो कल को हम कोई और भी डिसीजन ले सकते हैं प्लानिंग करके, क्योंकि हमें पता है कि हमने इस प्लानिंग से ये चीज बना ली थी, गोल को अचीव कर लिया था, तो हम कल को अपने प्लानिंग से और भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो प्लानिंग हमारे डिसीजन को लेने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर, प्लानिंग में गोल को पहले एडवांस में तय कर लिया जाता है कि हमें क्या चीज पे काम करना है, कौन सा टारगेट अचीव करना है, और फिर उस हिसाब से फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बनाई जाती है। दीज प्रेडिक्शंस एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू मेक फास्ट डिसीजन, और इस हिसाब से ये गोल और ये प्लान, ये जो प्रेडिक्शन है, मैनेजर को हेल्प करती है अच्छा डिसीजन लेने में। ठीक, तो कुल मिलाकर के प्लानिंग से मैनेजर एक अच्छा डिसीजन ले सकता है कि भविष्य में उसे और क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, क्या कह रहा है कि प्लानिंग से बेटा कंट्रोलिंग हो सकती है। देखो मान लीजिए हमने प्लान बनाया कि हम हर मंथ जो है, एवरी मंथ में 90 यूनिट पैदा करेंगे। कितना यूनिट टेलीविजन पैदा करेंगे? 90 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में बेटा ये 80 ही हम जो है बना पा रहे हैं, 80 ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। तो बच्चों हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमारा ये जो प्रोडक्शन ये हो नहीं पा रहा, तो मतलब हमारी कंट्रोलिंग जो है सही नहीं है। अगर हम प्लानिंग करके काम करेंगे तो हमें एक्चुअली में पता चल जाएगा
कि हम कितना काम कर रहे हैं, प्लानिंग के हिसाब से कर पा रहे हैं, प्लानिंग के ऊपर जा रहे हैं या प्लानिंग के नीचे ही रहे। अगर हमें ये चीज समझ में आ गई तो मतलब हमारा कंट्रोल कम है, तो हम अपने कंट्रोलिंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं, हम और भी अच्छे से काम करा सकते हैं ताकि ये 90 यूनिट जो है हम बना सके। तो मतलब अगर हम प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे तो हम कंपनी में कंट्रोलिंग भी अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो क्या कहना चाहता है कि प्लानिंग से कंट्रोलिंग को किया जा सकता है। कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल में हमने अभी बताया 80 हमने बनाया और प्लानिंग 90 की थी, हम इसमें दोनों में तुलना कर लेते हैं कि कितना अंतर है, कितना डेविएशन है। ठीक है, और उसके बाद उसको सही करते हैं तो मतलब हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो प्लानिंग करके हम किसी भी चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या रहा है, बट इन केस देयर इज नो प्लान आउटपुट देन द कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस टू कंपेयर वेदर द एक्चुअल आउटपुट इज एडिक्वेट और नॉट। अगर मान लो कंपनी में किसी प्रकार का कोई प्लानिंग आउटपुट नहीं, हमें इतना माल बनाना है, तो कंट्रोलिंग मैनेजर बेटा क्या कर सकता है, किसी प्रकार से जो है कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं कि कितना माल बनाना कितना नहीं बनाना। तो प्लानिंग करने से ही कंपनी में कंट्रोलिंग हो पाएगी। अगर आप प्लानिंग करके काम नहीं कर रहे हो ना कि कितना माल बनेगा, कैसे बनेगा, कितना इनपुट निकालना है, तो कल को इंप्लॉय चाहे जितना बना दें आपको सब सही लगेगा। तो प्लानिंग करके ही मैनेजर समझ पाएगा कि कंपनी में हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, इन लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। तो वही कह रहा है प्लानिंग होना चाहिए, तभी कंट्रोल हो पाएगा। एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे कि हमें 100 यूनिट बनाना था लेकिन हमने 80 यूनिट बना दिया, तो इसका मतलब हमारी कंट्रोलिंग, हमारा प्लान था 100 यूनिट का, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा 80 यूनिट का हुआ, तो इसका मतलब हमारा ये 80 क्यों हुआ, इसको मैनेजर सही कर सकता है और बाद में 80 से 100 जो है पहुंचा सकता है। तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को। तो प्लानिंग करके कंपनी में कंट्रोलिंग किया जा सकता है। आगे देखते हैं। ठीक है, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। बेटा प्लानिंग से हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, पॉलिसी को, प्रोसीजर को, सबको मतलब जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को हम जो है बेटा सही से कर सकते हैं, कंपनी में सही पॉलिसी बना सकते हैं, सही प्रोसीजर बना सकते हैं, कंपनी में सही मेथड से काम करा सकते हैं, सही रूल बना सकते हैं। इससे जो है कंपनी को, इसमें इतना करके हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो कंपनी में प्लानिंग करने से बेटा हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, सही नियम सही कानून बना करके। ठीक है, इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आइए देखते हैं। तो लिमिटेशन का क्या कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमने ब्रीफ में ही लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट? तो हम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की चर्चा करने वाले हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है कमी, सीमा, दोष। सीमा कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं। कि प्लानिंग हमेशा फायदा ही नहीं देती, प्लानिंग में कुछ कमियां भी होती हैं, हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते टाइम कंपनी में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्लानिंग में ये लिमिटेशंस भी होती हैं, कि प्लानिंग हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं कि हमने प्लानिंग बना लिया हम सक्सेस हो जाएंगे, नहीं, प्लानिंग में कुछ लिमिट भी होती है, उसे ध्यान देना चाहिए। तो कौन सी लिमिट है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग बेटा कठोर होता है, एक बार प्लानिंग बन जाने के बाद प्लानिंग जल्दी चेंज नहीं हो पाती, जिस वजह से कंपनी में अगर सिचुएशन चेंज हो गया तो हम प्लानिंग को बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतना दिमाग लगता है, इसका इतना टाइम लग जाता है, तो नई प्लानिंग बनाने में हमें लेट हो जाता। तो कई बार एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है तो हम प्लानिंग को जल्दी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही कह रहा प्लानिंग कठोर होती है। वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर में नॉट बी इन पोजीशन चेंज देम। एक बार प्लानिंग बन जाती तो मैनेजर जो है बेटा उसको जल्दी से इस स्थिति में नहीं होता चेंज कर सके, इसलिए प्लानिंग रिजिड होती है, कठोर होती है। फॉलोइंग प्री डिसाइड प्लान when circumstances are changes may not bring positive result for the organization। कह रहा है पहले से डिसाइड किए गए प्लान जो है, जब कंपनी का स्थिति परिस्थिति चेंज हो जाती सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो प्लान कंपनी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाए, क्योंकि हमने सिचुएशन जो आज चल रहा है उस हिसाब से प्लानिंग किया और कल को सिचुएशन चेंज हो गई, हम प्लानिंग ही नहीं चेंज कर पाए, तो बेटा जरूरी नहीं कि वो हमारा रिजल्ट आ जाए जो हमने पहले से सोच करके प्लानिंग करी थी, क्योंकि सिचुएशन तो चेंज हो गई ना, तो हमको समय के साथ बदलना चाहिए था, लेकिन हम बदल नहीं सकते क्योंकि प्लानिंग हमारी लागू हो चुकी है। हम अब जाएंगे नया प्लानिंग करेंगे, नई चीज करेंगे तो हमारा बड़ा टाइम लग जाएगा और नुकसान हो जाएगा। तो कई बार मैनेजर जो है पहले से जो प्लान किया होता है उसके हिसाब से बेटा चलता और वो चेंज नहीं कर पाता, तो वही कह रहा प्लानिंग रिजिड होती है, प्लानिंग जल्दी चेंज नहीं हो पाती। फिर और प्लानिंग फिर डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है, रिजिड होने के नाते कंपनी में डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है। प्लानिंग में नॉट वर्किंग डायनेमिक एनवायरनमेंट। मैंने बता दिया कि अगर एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा, टेक्नोलॉजी आज कुछ और है कल और कुछ आ गई, फैशन में कुछ और है फैशन कल चेंज हो गया, कस्टमर की
कस्टमर की नीड और वांट चेंज हो जा रही है फटाफट, तो बेटा हम प्लानिंग इसी हिसाब से जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है प्लानिंग जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, प्लानिंग हम उतनी तेजी से चेंज नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलता है, जिसकी वजह से हम लगातार मतलब हमारी इकोनॉमिक बदलती रहती है, पॉलिटिक्स बदलता रहता है, लीगल एनवायरनमेंट बदलता रहता है। इसको पढ़ने के लिए आप लेक्चर नंबर 4 को पढ़ें, एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, और इस वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा ये पता लगाना और चेंज कर पाना। तो बेटा एनवायरनमेंट के जल्दी जल्दी बदलने से प्लानिंग जल्दी नहीं बदल सकती है, इस वजह से भविष्य में डिफिकल्टीज कंपनी को फेस करनी पड़ जाती है। ठीक है, फिर आता है अगला पॉइंट, ये बहुत कॉमन पॉइंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि प्लानिंग रिजिड होती है और प्लानिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो पाती जल्दी जल्दी। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब देखो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी क्या मतलब है, आइए समझते हैं। बेटा एक बार मान लो प्लान बना के कोई चला गया, हमारी कंपनी में कोई प्लानिंग बना के चला गया और फिर हम उसी प्लानिंग को लागू किए पड़े हुए हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। प्लानिंग जो है कोई बना के चला गया और हम वही प्लानिंग बार बार लगाए जा रहे हैं, तो हम तो दिमाग ही नहीं लगा रहे ना, एक ही प्लान पे हमारा काम हो रहा है। तो इससे हमारे जो माइंड है, जो क्रिएटिविटी है, जो कुछ थॉट है, हम कुछ सोच सकते थे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम किसी की प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, एक ही प्लानिंग पे हमेशा काम कर रहे हैं, हम एक ही रास्ते पे, रूल ऑफ थंब, एक ही इशारे पे काम कर रहे हैं, हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। अगर बेटा बार बार प्लानिंग बनानी पड़ती, बार बार हमको चीजें देखनी पड़ती, जानकारी लेनी पड़ती, तो हम चेंज करते थे, इससे हमारे जो माइंड है, जो हमारा थॉट है, जो हमारी थिंकिंग वो बढ़ती। लेकिन जब हम किसी के बनाए प्लान को फॉलो कर रहे हैं लगातार, तो फिर हमारी जो इनोवेटिव है, जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर की जो सोच है, जो कुछ हम नया कर सकते थे वो सब बंद हो जाएगा। तो कई बार एक ही प्लान पे काम करने से मैनेजर वगैरह की जो दिमाग है, जो थिंकिंग प्रोसेस, जो थॉट है बेटा वो कम होने लगते हैं। ठीक है, वो कुछ नया नहीं सोच पाता, फिर वही उसी तरीके से काम करता है अपने में। फिर एक बात और जान लो, कल को कुछ चेंज होता तो वो अडॉप्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसी में जी आया है 10-15 साल, उसी प्लानिंग से काम कर पाया है। इसीलिए बेटा कई बार कंपनियां फ्लॉप हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये कह रहा है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, मतलब एक मैनेजर क्रिएटिव नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही प्लान पे वो काम किए पड़ा हुआ है, तो क्या चेंज करेगा। ठीक है, विद द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द प्लान ओनली। कह रहा है कि भाई प्लानिंग के साथ मैनेजर जो है एक बार प्लानिंग को कठोरता से लागू कर देता है, उसके बाद वही अंधा होकर के उसी को फॉलो किए पड़ा हुआ है, उसी एक ही प्लान पे काम कर रहा है, कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है। तो बेटा वो इसलिए क्रिएटिविटी उसके अंदर कम होती चली जाएगी, मतलब उसके अंदर कुछ नई नई सोच, नए नए थॉट्स कम होते चले जाएंगे, क्योंकि वो एक ही इशारे पे काम कर रहा है। फिर द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंज इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंज प्रिवेलिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजर एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, मैनेजर कुछ चेंज ही नहीं करता, उसी प्लान को फॉलो कर रहा है जो उसने पहले बना रखा है, जो उसको एक बार बना लिया वही चला रहा है। तो इसलिए बेटा वो बाद में फिर दिक्कत होती है, बाद में प्रॉब्लम आती है। तो वही कह रहा है कि मैनेजर के अंदर क्रिएटिविटी घटने लगती है। फिर दे स्टॉप गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन वर्किंग बिकॉज द गाइडलाइन फॉर वर्किंग आर गिवन इन प्लान ओनली। बेटा उसके अंदर नए आइडियाज, इंप्रूवमेंट वगैरह कम होने लगते हैं, क्योंकि वो जो गाइडलाइन है एक ही प्लान के हिसाब से काम कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। तो कई बार प्लानिंग जब लागू हो जाती है तो हमें उसी के हिसाब से हम चलते रहते हैं, हम जैसे सिचुएशन होता हम चेंज नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, हम एक ही रास्ते पे अंधे होकर चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं एक ही प्लान को, तो हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो इनोवेटिव आइडियाज हम ला सकते थे, कंपनी को लेके कुछ नया सोच सकते, वो कम होने लगता है, क्योंकि हम कुछ प्लानिंग के बारे में आगे कुछ सोच ही नहीं रहे, हम एक ही रास्ते पे काम कर रहे हैं, एक ही प्लान पे, तो हमारे लिए अंदर क्रिएटिविटी कम होने लगती है। ठीक है, फिर प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग बनाने में बेटा बड़े बड़े एक्सपर्ट लगते हैं, और अगर कंपनी में एम्प्लॉय भी आ रहा है जो सैलरी पे है, जो बहुत ज्यादा अच्छे दिमाग वाला है, तो बेटा वो भी टाइम लेगा, कंपनी में उतना दिन काम रुकेगा, तो इसलिए बेटा ये बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। एक बार प्लानिंग बनाने में बड़ा कॉस्ट आता है, बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो कह रहा था प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग बहुत दिमाग का काम होता है, इसलिए प्लानिंग बनाने में बड़ा खर्चा लगता है। हमारा टाइम टेबल नहीं कि हम चाय पीते हुए प्लानिंग बना लिए, फिर कल को हम जो है 6 बजे का प्लान बनाया कि हम कल मॉर्निंग में 6 बजे से उठ के पढ़ेंगे और उठे 8 बजे, फिर कल दूसरी प्लान बनाना है, हम तो 8 बजे उठते हैं जी, हम तो फॉलो नहीं कर पाए, लाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि आज प्लानिंग बनाया, कल लागू नहीं हुआ, फिर परसों दूसरा बना लेते। नहीं बेटा, एक बार बनता है, इसमें बड़ा कॉस्ट आता है, ये इंटेलेक्चुअल माइंड लगता है, इसमें आपका माइंड नहीं लगता। सॉरी, आपका भी माइंड इंटेलेक्चुअल हो सकता है आगे।
along with the salary of these experts, the company has to spend a lot of time and money to collect accurate fact and figure. भाई होता क्या है कि कंपनी अपने एक्सपर्ट को जिनको सैलरी दे रही है उनको कहती है जाओ प्लान बनाना है, आप एक्यूरेट डेटा वगैरह कलेक्ट करके लाओ। इसमें बड़ा टाइम लगता है तो बड़ा खर्चा आता है। फिर कह रहा है सो इट इज कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। इस प्रकार से प्लानिंग बेटा कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इफ द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आर नॉट मोर देन इट्स कॉस्ट देन इट शुड नॉट बी कैरिड ऑन। अगर मान लीजिए प्लानिंग आपने बनाया और प्लानिंग बनाने में जो खर्चा आया, कल को प्लानिंग उसके हिसाब से सही नहीं है, बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो उसको कैरी ऑन करने की कोई जरूरत नहीं, प्लानिंग खत्म कर दो, दूसरी प्लानिंग बनाओ। ठीक है, तो प्लानिंग बेटा कॉस्टली होता है, इसके अंदर एक लिमिट है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि कॉस्टली भी होता है। तो कुल मिलाकर के हमने कितना पढ़ लिया, आइए देखते हैं पहले। अच्छा, अगला आता है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसको समझाना नहीं बेटा, प्लानिंग बहुत टाइम लेता है, क्योंकि इसमें को बनाने के समय मैनेजर आके नहीं बैठ जाता लाओ शीट लाओ प्लानिंग बना दे, नहीं बेटा, इसमें बड़ा टाइम, बड़ा इंफॉर्मेशन, बड़े फैक्ट, बड़े आइडियाज की जरूरत होती है, बड़े एक्सपर्ट आते हैं, तो बेटा इसको टाइम लगता है बनाने में, तुरंत नहीं बन पाता। तो प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग बेटा रिजिड होता है जो जल्दी चेंज नहीं होता। प्लानिंग बेटा एनवायरनमेंट के साथ तेजी से बदला नहीं जा सकता। प्लानिंग बेटा क्रिएटिविटी को, मैनेजर की क्रिएटिविटी को, थिंकिंग प्रोसेस को, थॉट को कम कर देता है, क्योंकि मैनेजर एक ही प्लान पे काम करता है। प्लानिंग बहुत कॉस्टली हो सकता है, प्लानिंग बेटा टाइम कंज्यूम करता है, और प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग बनाने का मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है, तो अगर प्लानिंग करके सब सक्सेस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिचुएशन के साथ आपने क्या प्लानिंग करी है, कैसे प्लानिंग करी है, इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, कल को आपने चेंज नहीं किया उस तरीके से तो आप हो सकता है फेल हो जाए। तो प्लानिंग बनाने का मतलब आप सक्सेस हो जाए ये गारंटी नहीं है। तो इतने टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, कोई मतलब नहीं है। आप मेन पॉइंट को याद करिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट आप याद करिएगा। और अब हम आ जाएंगे अगला पॉइंट, इसी के अंदर आता है लैक ऑफ एक्यूरेसी। देखो बेटा होता क्या है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, चीजें आपके पास है नहीं, आपके पास जो जानकारी मिली, जो फैक्ट मिला बेटा वो भी रॉन्ग है, तो आप कल को अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाओगे। तो वही कह रहा है कि अगर लैक ऑफ एक्यूरेसी, शुद्धता की कमी है, जो आपके पास जानकारी आ रही है, जो आपके पास फैक्ट आ रहा है वो भी सही नहीं है, वो भी मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा, इनकरेक्ट है, तो बेटा जो डेटा आपने कलेक्ट किया प्लानिंग करने के लिए, बेटा वो अगर गलत है तो आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं हो सकती है। वही कह रहा है in planning we are always thinking in advance and planning is concerned with the future only and the future is always uncertain। कह रहा है कि प्लानिंग में हम एडवांस में सोच लेते हैं फ्यूचर के बारे में, जबकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। फिर इन प्लानिंग मेनी assumptions are made to decide about the future course of action। प्लानिंग में बेटा हम पहले से कई assumptions, कई धारणाएं, कई मान्यताएं सोच लेते हैं जो कि भविष्य में हमें करना होता है। फिर बट दीज assumptions आर नॉट 100% एक्यूरेट, और ये assumptions जो 100% एक्यूरेट नहीं होते, जिस वजह से बेटा हमारा प्लानिंग फेल भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए कि आज 5% इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई बढ़ रही थी, मैं बताऊंगा इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर महंगाई बढ़ रही थी, हमने प्लानिंग आज के हिसाब से बना लिया, लेकिन कल को इन्फ्लेशन 10% पहुंच गया और हम जो है हमारी प्लानिंग अब चेंज करने का टाइम आ गया, बट हम चेंज ही नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि हमारे पास बेटा आज इन्फ्लेशन 5% था, हमने सही एक्सपेक्टेशन नहीं किया, सही फोरकास्ट नहीं किया कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और आज हमने इसी को देख के प्लानिंग कर डाला। तो हमने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठा किया, ज्यादा सही से सोचा नहीं, और कल को इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इस वजह से हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि हमने प्लानिंग तो 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से बनाया, महंगाई के हिसाब से, और महंगाई बढ़ के 10% बढ़ के चली गई। बेटा हमें प्लानिंग तो हमारा आज के हिसाब से है, तो हो सकता है कल को हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए प्लानिंग करते टाइम, ठीक है। पानी पी ले। कोई डाउट बेटा, समझ में आ गया? चलिए आइए आगे देखते हैं। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया कि एबव पॉइंट पढ़ने के बाद हमको यह समझ में आ गया कि भाई प्लानिंग में कई प्रकार की लिमिटेशंस होती हैं। तो प्लानिंग को एक मैनेजर को इंप्लीमेंट करते टाइम हमें उसकी लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है कि प्लानिंग में ये कमी पाई जाती है, हमें प्लानिंग पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। अब आता है स्टेप टेकन बाय मैनेजमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई प्लानिंग करते टाइम कंपनी में
कौन कौन सा स्टेप लेना चाहिए। मान लीजिए कंपनी कोई प्लानिंग बनाने जा रही है, तो प्लानिंग करते टाइम कौन सा प्रोसेस कंपनी को फॉलो करना चाहिए। तो बेटा ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये आपके CUET में भी आता है जब आप बीकॉम वगैरह के लिए इस एग्जाम को देने जाओगे। स्टेप पूछ लेता कि 3rd नंबर पे क्या है, 4th नंबर पे क्या है। MCQ में बच्चे नहीं पढ़े रहते तो सीरियल वाइज फेल हो जाते हैं या खराब कर देते, रिजल्ट को बैड कर देते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आइए इसको हम अपने एग्जाम्पल से समझा लें और खत्म करें, ठीक है। एक बार आप इसे रट लीजिए, समझ लीजिए, आप यही याद करके एग्जाम में दे दीजिए। हमारे लैंग्वेज में किसी भी किताब को बहुत डीप में पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं चाह हम बना रहे हैं। सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहला स्टेप आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कंपनी ऑब्जेक्ट सेट करे, उसे करना क्या है। मान लीजिए कंपनी ने सेट कर दिया कि हर मंथ कंपनी को, एवरी मंथ कंपनी को, पर मंथ मतलब पर मंथ कंपनी को पर मंथ बेटा 1000 यूनिट टेलीविजन बनाना है। कंपनी ने पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। समझ में आ रही बात? कंपनी ने पहले एक उद्देश्य तय कर दिया कि हम जो है पर मंथ 1000 टेलीविजन का सेट बनाएंगे। कोई डाउट? दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, इसे अच्छे से समझ लो। फिर कंपनी फोरकास्ट करेगी। क्या करेगी? फोरकास्ट करेगी। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाएगी कि भाई हमने 1000 यूनिट बनाने के बारे में तो ऑब्जेक्टिव बना लिया है, लेकिन भविष्य में हमारे साथ कौन कौन सा रिसोर्सेज हमको मिल पाएगा, हम ये चीज बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, क्या हमारा जो है ये टारगेट अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम पहले पूर्वानुमान लगा लेते हैं। और इसके साथ साथ इसी के अंदर डेवलपिंग प्रीमाइसेस के अंदर क्या होता है बेटा, हम जो है ये भी देख पाते हैं कि जो हम प्लान बनाएंगे अपने 1000 LED बनाने के लिए हर महीने, इस प्लानिंग को हमें कहां तक लागू करना है। मतलब ये प्लानिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे सिर्फ लागू होगा कि मार्केटिंग तक जाएगा कि ये स्टोर डिपार्टमेंट में भी लागू होगा। तो पहले हमें बेटा एक फोरकास्ट करना है, साथ ही साथ हमें एनवायरनमेंट भी देखना कि हमें ये प्लानिंग प्रीमाइसेस कहां तक बनानी है, कि ये प्लानिंग हमारा कहां तक लागू होगा। क्योंकि ये देखो सिर्फ प्रोडक्शन का काम है, तो हमें प्रोडक्शन तक लागू करना है कि हमें स्टोर डिपार्टमेंट में भी ये प्लान लागू करना है। तो बेटा हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट तय करेंगे, फिर फोरकास्ट करेंगे कि हम प्लानिंग जो किए वो सही है, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, रिसोर्सेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, रॉ मटेरियल लेबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर ये प्लानिंग हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक लागू करना है कि खाली जो है हमें स्टोर डिपार्टमेंट पे ही लागू करना है। ये हमें कहां तक ये प्लानिंग लागू होगी ये हम प्रीमाइसेस के अंदर सेट करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है क्या, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले बेटा हमने ऑब्जेक्टिव बताया आपको, हम पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फिर हमने ऑब्जेक्टिव के साथ देखा कि ये प्लानिंग हमारा कहां तक अप्लीकेबल होगा, प्रीमाइसेस क्या होगा, फोरकास्टिंग करने के साथ साथ हमने ये भी देखा। फिर तीसरा हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं। मतलब जब हम अपने टेलीविजन सेट को बना रहे होंगे तो हम कितने मेथड से बना सकते हैं, हम किस मशीन का यूज कर सकते हैं। हमारे पास मान लो 2-3 मेथड है बनाने का, तो सबसे अच्छा मेथड क्या है हमारे पास। पहले देखें कितने विकल्प मौजूद हैं, हम कितने विकल्प से, कितने मेथड से, कितने ऑल्टरनेटिव से 1000 पीस हर महीने बना सकते हैं। अब हमने इसमें देख लिया कि कितने हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं अपने इस एक्शन को करने के लिए। फिर उसमें भी सबसे अच्छा कौन है, मान लेते हैं हमारे पास सबसे अच्छा, हमारे पास 3-4 मेथड है प्रोडक्शन करने का, उसमें भी सबसे अच्छा मशीन या सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा है उसको हम चुनेंगे। ऑल्टरनेटिव हमने देखा कितने हैं, 1000 पीस को बनाने के लिए कितने हमारे पास विकल्प हैं, उसमें भी सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा, हम किस मेथड से अपने गुड्स को बना सकते हैं, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, हम इवेल्युएट करेंगे सबसे अच्छा कौन सा है। अच्छा मतलब किससे बनाने में कम कॉस्ट आएगी, अच्छी क्वालिटी होगी और कम टाइम में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यही तो हम देखते हैं। तो हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव, हम ये देखते हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सा विकल्प हमारे लिए बेहतर होगा, कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी के साथ, ठीक है। फिर आता है
अब जब हमने देखा तो उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें फायदा होगा, जिस भी अल्टरनेटिव को, जिस भी मशीन से, जिस भी मेथड से माल बनाने में कई विकल्प हमारे पास है 1000 पीस बनाने के लिए, उसमें सबसे अच्छा सबसे सस्ता जो विकल्प होगा उसको हम बेटा स्कैन कर लेंगे, सॉरी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट तय करेंगे, फिर प्लानिंग कहां तक एप्लीकेबल होगी, कितने दूर तक, किस एनवायरनमेंट तक वो देखेंगे फोरकास्ट करने के साथ साथ। साथ ही बेटा हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कितने विकल्प मौजूद हैं, हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितने अल्टरनेटिव हैं, उसमें से हम अल्टरनेटिव का मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ज्यादा सही होगा, फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे बेटा। फिर उसके बाद हम जो है उस फिर प्लानिंग बना करके लागू कर देंगे, मतलब माल बनने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, 1000 पीस जो है हम बनाना चालू कर दिए। और अब वो पूरे प्रीमाइसेस पे जहां तक के लिए हम प्लान बनाना था, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, चाहे स्टोर डिपार्टमेंट, वहां तक वो प्लानिंग अब लागू हो गई, सबको उस प्लानिंग के हिसाब से काम करना है। फिर अब उसी हिसाब से आगे भी काम होगा वही प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन मैनेजर जो है कंपनी का मॉनिटर करता रहेगा समय समय पे कि क्या जो प्लानिंग बनाई गई है वो सही चल रही कि नहीं चल रही, अगर कुछ चेंज करना तो चेंज भी करता रहेगा। तो सबसे पहले बेटा हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। ऑब्जेक्टिव तय करने के बाद हमने बताया 1000 टीवी बनाना पर मंथ, हमने ऑब्जेक्टिव तय किया। ऑब्जेक्टिव तय करने के साथ साथ हमने देखा कि जो प्लानिंग हम बनाने जा रहे हैं, प्लानिंग के भविष्य के बारे में हमने अच्छे से सोच लिया कि भविष्य में कैसे हमें क्या करना, क्योंकि प्लानिंग तो भविष्य की हो रही है, ऑब्जेक्टिव तो भविष्य में पूरा होगा। तो भविष्य के साथ साथ हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि कल को हमें कैसे माल लाना है, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, और फिर ये प्लानिंग कितनी दूर तक लागू होगी। प्लानिंग प्रेमाइसेस हमने बना लिया कि कहां तक ये प्लानिंग लागू होगी। उसके बाद बेटा हम 1000 टेलीविजन कितने मेथड से बना सकते हैं, हमने अल्टरनेटिव चेक कर लिया हमारे पास क्या क्या विकल्प है। उसमें से सबसे अच्छा विकल्प देखा कि किसमें कम कॉस्ट आ रही, किसमें क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिल रही है, ये चीज हमने चुन लिया। फिर बेटा हमने जो है उसको चुन लिया, उसका मूल्यांकन करने के बाद उसके बाद बेटा हम उसी हिसाब से प्लान बना के लागू कर दिए, काम होने लगा उसी अल्टरनेटिव से जो हमने चुना था। उसके बाद बेटा हम फिर प्लान को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, फिर देखेगा हमारा मैनेजर कि क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मॉनिटर करता रहेगा, अगर कुछ चेंज करना तो चेंज भी करता रहेगा। तो ये होता प्लानिंग करने का और लगाने का तरीका। ठीक है, चलिए कोई डाउट बेटा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यही चीज आपको डिटेल में बताई गई है। पहले बेटा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, प्रीमाइसेस डेवलप करेंगे, फिर अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है इवेलुएट करेंगे कि विकल्प में, अल्टरनेटिव में भी सबसे अच्छा अल्टरनेटिव कौन है, फिर सिलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव में से, फिर आइडिया को इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर प्लान को इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर प्लान को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई चेंज करना होगा बेटा तो उसमें जो है चेंज करते रहेंगे सिचुएशन के साथ। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ सिचुएशन के साथ चेंज करते रहेंगे। फिर आता है प्लान होता, अब वो तो प्लानिंग के बारे में था बेटा, किसके बारे में बता रहे थे, प्लानिंग के बारे में। अब क्वेश्चन आता प्लान क्या होता है। तो प्लान कुछ नहीं होता, एक डॉक्यूमेंट पे लिखी गई चीज को हम प्लान कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्लान क्या होता है, देखिए प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेट। मतलब प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी बातें लिखी होती कि हम कल को कैसे अपने गोल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। कुल मिलाकर के प्लान जो है एक स्पेसिफिक एक्शन होता है जिसके माध्यम से कल को ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। तो प्लान कुछ नहीं होता, जो हमने बनाया है वो एक किताब में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, वही हमारा प्लान होता है, उसी हिसाब से कल को हम टारगेट अचीव करते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान बेटा दो टाइप का होता है, सिंगल यूज प्लान और फिर स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है ऐसा प्लान जो एक बार बनाया, जिसके लिए बनाया वो गोल अचीव हो गया, हमारा वो टारगेट अचीव हो गया बेटा, उसके बाद हम ये प्लान खत्म हो जाता, फिर दूसरे टारगेट के लिए दूसरा प्लान बनाना पड़ता। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होता है जो एक बार बन गया तो चलता रहता है, वो लगातार यूज होता रहता है, कोई चीज चेंज करनी होती बीच में तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाती। लेकिन स्टैंडिंग प्लान वो होता है बेटा जो रिपीट होता रहता है, जो बार बार यूज होता रहता है। लेकिन सिंगल यूज प्लान एक बार बन गया, टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद खत्म, तो दूसरे टारगेट के लिए दूसरा प्लान बनाना पड़ता। ठीक है, तो इसमें क्या होता देखो,
सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान बेटा एक बार यूज होता है। दीज आर डिजाइन टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल। ये बेटा एक पार्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए डिजाइन किया जाता है। दैट वंस अचीव विल नॉट रिकर इन फ्यूचर। एक बार टारगेट अचीव हो गया, दोबारा ये प्लान यूज नहीं होता। ठीक है। स्टैंडिंग प्लान आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान बार बार यूज होता है, इसलिए इसको हम रिपीट यूज प्लान कहते हैं। दे आर मेड वंस बट कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेटा ये एक बार बन जाता है, लेकिन इसमें समय के साथ थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होता, पूरा प्लान चेंज नहीं होता। थोड़ी बहुत चीजें इसमें चेंज होती, बट पूरा प्लान नहीं चेंज होता। लेकिन यहाँ प्लान एक बार बन गया, टारगेट अचीव, प्लान खत्म, नया प्लान बनाना पड़ता। तो यू सिंगल यूज प्लान मतलब एक बार यूज करने के लिए जो प्लान बनाया जाए। स्टैंडिंग प्लान जो मतलब जो प्लान रिपीट होता रहे, वो प्लान होता है स्टैंडिंग प्लान। फिर सिंगल प्लान के बेटा फीचर्स क्या है। सिंगल यूज प्लान आर यूज ओनली वन। सिंगल यूज प्लान बेटा एक ही बार यूज होता है, जबकि स्टैंडिंग प्लान बेटा हमेशा यूज होता रहता है, समय के साथ बदलता नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन प्लान नहीं बदलता। फिर प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। विशेष स्थितियों की मांग को पूरा करने के लिए बेटा बनाया जाता है। जैसे मान लो हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम बेटा रोड बना रहे हैं, तो रोड बनाने के लिए हमने एक बार प्लान बनाया, रोड बन गया, प्लान खत्म। तो वही कह रहा है स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। दीज आर स्टेबल इन नेचर। ये बेटा स्टेबल होता है, ये लगातार यूज होता रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये बहुत रेयर चेंज होता है, ये चलता रहता है, ये रिपीट होता रहता है। ठीक है। जैसे कंपनी में मान लो प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन जिस मेथड से कर रहे हैं, बार बार कंपनी उसी मेथड से प्रोडक्शन करी, थोड़ा बहुत चेंज कर रही, वरना वही एक ही प्लान काम कर रहा है। ठीक है। अगला, These are discarded when the situation is over। बेटा इसे खत्म कर दिया जाता, हटा दिया जाता जैसे सिचुएशन समाप्त हो जाती है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। These plan act as a guideline for smooth functioning of the organization। एग्जाम्पल पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड एटसेट्रा। बेटा ये कह रहा है कि एक प्रकार से ये गाइडलाइन होता है जो हमेशा कंपनी में यूज होता रहता है। जैसे मान लो कोई पॉलिसी हो गई, कोई प्रोसीजर हो गया, कोई रूल हो गया, कोई मेथड, ये जल्दी बदलता नहीं, इसलिए एक ही प्लान हमेशा काम करता रहता है। ठीक है। फिर एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू सिचुएशन। मैंने कहा नए सिचुएशन के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए बार बार नया प्लान बनाना पड़ेगा, पुराना वाला काम नहीं करेगा। जैसे बजट, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट, इसके लिए बार बार नया जो है प्लान करना पड़ेगा। एक बार जो बन गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, एक के साथ ही खत्म हो जाएगा। अगले प्लान के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए, अगले प्रोजेक्ट के लिए दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर strategy and objective are type of plan which are not classified as a single use or standing plan। कहने का मतलब क्या है, जो स्ट्रेटजी होती कंपनी में, स्ट्रेटजी मतलब बेटा जो प्लानिंग से थोड़ा सा सीरियस प्लानिंग होती है, जो डिटेल में प्लानिंग होती है, उसे स्ट्रेटजी कहते हैं, बताऊंगा अभी। और बेटा प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, और जो बेटा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव, ये आज तक पता नहीं चल पाए ये सिंगल यूज प्लान है कि स्टैंडिंग यूज प्लान है। ये बेटा दोनों में से कुछ भी नहीं होते। तो स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव कह रहा है विच आर नॉट क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड नहीं हो पाते कि सिंगल यूज प्लान है कि स्टैंडिंग प्लान है। तो कुल मिलाकर के सिंगल प्लान क्या होता है, ये मैं डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, दोनों के फीचर बता रहा हूं। अभी फीचर समझ लोगे तो डिफरेंस आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सिंगल यूज प्लान का मतलब क्या होता है, एक बार प्लान आपने बनाया किसी स्पेशल पर्पज के लिए, पर्पज ओवर होते ही, काम खत्म होते ही वो प्लान खत्म, नए पर्पज के लिए नया प्लान। जबकि इधर बेटा आप एक प्लान बना लेते हो, वही चलता रहता है, थोड़ा बहुत चेंज करते हो, वरना वही स्टैंडिंग प्लान हमेशा। स्टैंडिंग प्लान मतलब रिपीटेड प्लान, वो बदलता नहीं जल्दी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखो डिफरेंस आ गया, एक बार पढ़ो आप लोग, डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान, आइए हम जल्दी जल्दी कवर करा दें। क्या कह रहा है, सिंगल यूज प्लान इज यूज ओनली वंस। बेटा सिंगल यूज एक बार यूज होता है, स्टैंडिंग प्लान बार बार यूज होता रहता है, वो जल्दी बदलता नहीं। सिंगल यूज प्लान बेटा एक समय में डेवलप होता है, जैसे ही काम खत्म होता है उसके बाद रिपीट नहीं होता है, सिंगल यूज प्लान उसके बाद खत्म हो जाता है। स्टैंडिंग प्लान बेटा क्या होता है, रेगुलर यूज होता है, टाइम टू टाइम, ये जल्दी चेंज नहीं होता। फिर इट डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। बेटा जैसे प्रोजेक्ट खत्म होता है वैसे सिंगल यूज प्लान खत्म हो जाता है। बेटा ये जो है अगेन एंड अगेन यूज होता रहता है, थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफाई करते रहते हैं, समय के साथ समय के साथ चलता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन ये पूरा प्लान नहीं चेंज होता, वो लागू ही रहता है। ठीक है। फिर सिंगल यूज प्लान इंक्लूड बजट। सिंगल यूज प्लान बेटा हम बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट को शामिल करते हैं, जो कि एक बार खत्म होता है, दोबारा बजट के लिए, दोबारा प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए नया हम प्लान बनाते हैं, इसलिए सिंगल यूज प्लान कहा जाता है। स्टैंडिंग प्लान बेटा जैसे कोई पॉलिसी हो गई, कोई प्रोसीजर हो गया, कोई मेथड हो गया, कोई रूल हो गया, ये बेटा जो कंपनी एक बार पॉलिसी बना लेती है, कोई मेथड बना लेती है, कोई
रूल बना लेती तो जल्दी चेंज नहीं करती, इसलिए एक ही प्लान बार बार यूज करती रहती। ठीक है, चलिए अब आ गया टाइप्स ऑफ प्लान। एक मिनट बेटा, आ गया अब अगला टाइप्स ऑफ प्लान। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में बेटा कितने टाइप का प्लान है देखते हैं, लगभग 8 टाइप का प्लान है। आइए देखते हैं। किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी के लिए प्लानिंग बनती है, पॉलिसीज को बनाने के लिए प्लानिंग लागू होती है, प्रोसीजर को बनाने के लिए प्लानिंग लगती है, मेथड के लिए भी प्लानिंग यूज किया जाता है, रूल्स के लिए भी बेटा, प्रोग्राम के लिए भी, बजट के लिए। तो अब इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा कि ये होते क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, पॉलिसीज क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, मेथड क्या होता है, रूल्स क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, बजट क्या होता है। और एग्जाम में 100% आता है, एक प्रोसेस और एक ये, ठीक है। और टाइप्स ऑफ प्लान ये हमेशा आता है बेटा, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है, आप लिख लो इस बात को। तो इसलिए इसको डिटेल पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं इसे डिटेल पढ़ाने वाला हूं। यही पूरा टाइम टेकिंग है, इसके बाद टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्लान था ऑब्जेक्टिव था। टाइप्स ऑफ प्लान में बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखा कह रहा ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव कह रहा है नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो ये सिंगल यूज प्लान है, ना तो स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, ना तो रिपीटेड प्लान है, ना तो सिंगल यूज प्लान है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट विच आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस दैट द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब ऑब्जेक्टिव कंपनी में एक एंड पॉइंट होता है। हम कोई ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, वो प्राप्त हो गया, वो अचीव हो गया, तो मतलब वो समाप्त हो गया, फिर नया ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव हमेशा एक एंड पॉइंट होता है। उसको प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं। अब वो प्लान कुछ भी हो सकता है, चाहे सिंगल यूज हो, चाहे रिपीटेड हो। समझ में आई बात? लेकिन यहां एग्जैक्ट क्लियर नहीं कि किस फॉर्म में हो सकता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव से मतलब होता है अचीव करने से। हम कौन सा प्लान यूज कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। तो वही कह रहा ऑब्जेक्टिव कंपनी में एंड पॉइंट होता है। हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं तो हमारा प्लान जो है चेंज हो जाता है, हम दूसरा ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपनी का गोल। तो गोल जो है कंपनी का हमेशा एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड पॉइंट है। एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग सेल बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगले क्वार्टर में 10% तक हम सेल इंक्रीज कर ले जाए, यही ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए, इसको प्राप्त करने के लिए बेटा कंपनी पॉलिसीज प्लान वगैरह बनाती रहती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। बेटा हम एक बार ऑब्जेक्टिव अगर बना लेते हैं कि हमें यही चीज अचीव करना है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम सारी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सारा प्रोसीजर करते हैं, सारा मेथड करते हैं, सारी पॉलिसीज फॉलो करते हैं इसी के हिसाब से कि हमें ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया जाए। तो वही कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हमें गाइड मिलता है, ये गाइड करता है कि हमारा बिजनेस की पूरी प्लानिंग कैसे काम करेगी। ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड ऑब्जेक्टिव। जितनी भी एक्टिविटीज है बेटा वो ऑब्जेक्टिव को लेकर के ही की जाती है, चाहे प्लानिंग हो रही हो, चाहे स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वो कंपनी के एंड पॉइंट को ही अचीव करने के लिए बनाई जाती है। उसका दीज आर यूजुअली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव हमेशा बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सेट करता है। तो क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्टिव कंपनी में एंड पॉइंट होता है और इसी को देख करके कंपनी में सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव ही बताता है कि कैसे चीजों को बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला प्लान का हिस्सा होता है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई प्लान नहीं हो सकता, याद रखना इस बात को। फिर अब आता बेटा स्ट्रेटजी। इसको थोड़ा समझ लीजिए तब यहां पर समझिए स्ट्रेटजी किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। रणनीति का मतलब होता है बेटा, पहले इसका जो शब्द है स्ट्रेटजी, ये बेटा वॉर में यूज होता था, मिलिट्री वाले यूज करते थे। रणनीति का यूज बेटा वही करते थे। स्ट्रेटजी शब्द उन्हीं के पास से आया। पहले कैसे दुश्मन को मारना है, कैसे वार को जीतना है, वो स्ट्रेटजी बनाते थे। कई बार बेटा प्लानिंग काम नहीं करती है, तो प्लानिंग से कुछ बड़ा सोचा जाता है, प्लानिंग से कुछ सीरियस सोचा जाता है। प्लानिंग पार्टिकुलर किसी चीज का हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटजी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के बनाई जाती है। मार्केटिंग, प्रोडक्शन, स्टोर सबका होता प्लानिंग की ही तरह, बट प्लानिंग से बड़ा होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखते हुए बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि स्ट्रेटजी भी हम बनाते हैं जो कि प्लान के हिस्से का ही एक हिस्सा है। टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ रहे हो तो पहले ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव बाद हम स्ट्रेटजी के टाइप का प्लान पढ़ते हैं कि प्लान स्ट्रेटजी में क्या होता है, मतलब स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होती है। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज, ऐसी प्लानिंग बेटा जो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लीकेबल होती है। हमें कोई, जैसे मान लो पाकिस्तान से हमें कश्मीर को छुड़ाना है, हमारी मिलिट्री को, तो बेटा स्ट्रेटजी बना के जीत सकती, प्लानिंग बना के नहीं जीता जा सकता, ठीक है। प्लानिंग छोटे लेवल पे लागू होता है, तो प्लानिंग का ही एक पार्ट है स्ट्रेटजी, जो कि बड़े लेवल पे होता है। तो ये बेटा ना तो सिंगल यूज होता है, ना तो स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है। स्ट्रेटजी इज द कॉम्प्रहेंसिव प्लान, बेटा ये बहुत बड़ा प्लान होता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कराता है। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजी आर, बेटा जो स्ट्रेटजी के अंदर डायमेंशन है वो देखो ये है, क्या है, ये लॉन्ग टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव कराता है। एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, बेटा ये काम को करने का विशेष तरीका हमें बताता है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बेटा स्ट्रेटजी करने के बाद हम कंपनी में रिसोर्स को प्रॉपर एलोकेट कर पाते हैं कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना फंड देना चाहिए, कितने लेबर लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, कितने मशीन का यूज है, कितना फ्यूल लगेगा, कैसे काम होगा। ओवरऑल रिसोर्स को हम बेटा एलोकेट कर पाते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। फिर एग्जाम्पल, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग, हम बेटा मान लो एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं, सेल्स प्रमोशन कराना चाहते हैं, या कुछ ऐसा कराना चाहते हैं बेटा ताकि हमारा कंज्यूमर जो हमसे अट्रैक्ट हो, डिमांड हमारा बढ़े, तो वहां पर हम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, प्लान फॉलो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो वही कह रहा है कि चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज, हु आर द कस्टमर, व्हाट इज द डिमांड। हम बेटा स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग करें एग्जांपल ग्रुप में, कि कस्टमर कैसे आएगा, कैसे डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पर प्लानिंग नहीं हो पाती, प्लानिंग किसी पार्टिकुलर, किसी छोटे मोटी जगह पे हम लागू करते हैं, जैसे प्रोडक्शन करना है, आज क्या करना है, इसके लिए हो सकता है। लेकिन इससे बड़ा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है जो चीज, जो हमें अचीव कराए, हमारा ऑब्जेक्टिव जो लंबे समय तक यूज होता है बेटा, वो स्ट्रेटजी यूज हो सकता है, ठीक है। तो प्लान का ही एक हिस्सा स्ट्रेटजी, इसलिए मैं टाइप्स ऑफ प्लान में स्ट्रेटजी को भी पढ़ना पड़ रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला आता है, इसके फीचर्स क्या है। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, बेटा ये एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होता है कि बिजनेस को कैसे चलाना है, और ये बिजनेस को एक आउटलाइन देता है, एक रेखा प्रोवाइड करता है कैसे काम करेगा बिजनेस। स्ट्रेटजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट, बेटा स्ट्रेटजी हमेशा बिजनेस के एनवायरनमेंट को देखते हुए बनाया जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का आप लेक्चर 4 पढ़ सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। फिर स्ट्रेटजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन, बेटा स्ट्रेटजी हमेशा भविष्य के डिसीजन को लेकर के बनाई जाती है, और ये लॉन्ग रन में काम करती है। प्लान तो हमेशा शॉर्ट रन में काम करता है, बट स्ट्रेटजी हमेशा लॉन्ग रन को देखते हुए बनाई जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब हमने दो चीज पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया हमने, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने स्ट्रेटजी पढ़ ली, लेकिन अब हम पॉलिसी प्रोसीजर पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान का। आइए देखते हैं, पॉलिसी को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहना चाहता है, पॉलिसीज क्या है। पॉलिसीज बेटा स्टैंडिंग प्लान के अंदर आती है। देखो, आप जब सीयूटी का पेपर दोगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिसी क्या स्टैंडिंग प्लान है, या रिपीटेड प्लान है, या मतलब सॉरी, या सिंगल प्लान है, या रिपीटेड प्लान है, या बोथ है, या कुछ नहीं है। तो ये सब पूछा जा सकता है बेटा, इसलिए आपको याद करना पॉलिसी बेटा स्टैंडिंग प्लान है। क्यों? क्योंकि बेटा पॉलिसी बार बार बदली नहीं जाती है, एक बार पॉलिसी बन गई तो बड़े लंबे समय तक चलती है। इसलिए पॉलिसी को देखते हुए जो काम किया जाता है बेटा, जो प्लानिंग की जाती है वो एक बार बनाई जाती है, तो पॉलिसी जल्दी चेंज नहीं होती। इसलिए पॉलिसी बेटा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? पॉलिसी जल्दी बदला नहीं जाता बेटा। पॉलिसी क्या हो सकता है, मान लो हमने बनाया एक कॉलेज में हमारे वही स्टूडेंट एडमिशन लेगा जिसके पास 60% मार्क्स होता है, तो हमारी ये पॉलिसी बेटा, ये हम जल्दी चेंज नहीं करते कि इस बार 60 कर दिया अगली बार 70 नहीं, ये 4 से 10 साल काम करते, इसलिए इसको स्टैंडिंग प्लान में रखा जाता है कि स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है, ये रिपीट होती रहती है, एक ही पॉलिसी हमेशा चलती रहेगी जब तक बहुत सीरियस जरूरत ना हो कब बदला जाए, ठीक है। द पॉलिसी इज द जनरल गाइडलाइन दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जाइज टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बेटा कह रहा है पॉलिसी एक सामान्य सा गाइडलाइन होता है जो हमें ये सोचने पे हमें ये बताता है, जिसपे हम ये सोचते हैं कि कल को हमारा जो संस्था है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे काम करेगी। फिर इट ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। बेटा ये कैसे एक तरीके से स्ट्रेटजी लागू होगी, कैसे डिसीजन लिया जाएगा और कैसे हमारी स्ट्रेटजी पे काम किया जाएगा, पॉलिसी हमारी मदद करती है। फिर एग्जाम्पल,
द एडमिशन पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो वही आ गया कि मान लीजिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पॉलिसी हो सकती है, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती को लेकर के एम्प्लॉइयों को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा वो पॉलिसी बनाई जा सकती है, कैसे प्रोडक्ट की प्राइस रखी जाए प्राइसिंग पॉलिसी हो सकती है। पॉलिसी बेटा किसी भी प्रकार की हो सकती है। और अब देखिए बेटा ये किसी उद्देश्य को देख के पॉलिसी बनाई जाती है। ये बेटा पॉलिसी मैनेजर को गाइड करती है कैसे स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे। फिर इट डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच मैनेजर में फंक्शन, और एक प्रकार से ब्रॉड पैरामीटर बताता है जिसके अंदर रह के मैनेजर कंपनी में काम करता है। तो पॉलिसी बेटा बार बार नहीं बदलती, इसलिए पॉलिसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आती है, क्लियर, स्टैंडिंग प्लान में आती है। अब अगला आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है स्टैंडिंग प्लान। प्रोसीजर बेटा रिपीटेड होता है, ये सिंगल यूज नहीं होता। आइए देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर का मतलब बेटा होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, माल बनाया जा रहा है, कोई गुड्स तैयार किया जा रहा है। पहला स्टेप रॉ मटेरियल कैसे यूज होगा, रॉ मटेरियल, दूसरा स्टेप कहां जाएगा, तीसरा स्टेप रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश किया जाएगा, चौथा स्टेप रॉ मटेरियल को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो बेटा स्टेप वाइज स्टेप काम करना ही प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो कंपनी में कोई काम डायरेक्टली नहीं होता, स्टेप वाइज स्टेप होता है, तो उसे कहते हैं पॉलिसी। समझ में आई बात। पॉलिसी क्या होता है, तो पॉलिसी बेटा जो है, सॉरी प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर बेटा स्टैंडिंग प्लान है जो स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना बताता है। तो ये भी हमारे कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। मतलब प्रोसीजर रिक्वायर होता है कि कैसे स्टेप लिया जाए कि एडवांस में भविष्य में कैसे हमें काम करना है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड। बेटा इसमें स्टेप वाइज स्टेप काम किया जाता है। जैसे इसको हम ऐसे समझा ले, हमने कहा हमारे कॉलेज में 60% बच्चे जो है वो एडमिशन जिनके पास होगा वही एडमिशन पाएंगे, ठीक है, वही एडमिशन पाएंगे। बेटा ये हमारी पॉलिसी हो गई, ठीक। अब मान लो बच्चों ने हमारे कॉलेज में अप्लाई करना चालू कर दिया, तो सबसे पहले हम बच्चों का टेस्ट कराएं। फिर टेस्ट कराने के बाद जिसका 60% है उनका टेस्ट कराया गया। इसके बाद बेटा फिर हमने उनका इंटरव्यू लिया। फिर बेटा हमने उनसे जो है उनका जो है अपने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो कहीं ना कहीं हम स्टेप बाय स्टेप काम करें, यही हमारा प्रोसीजर होता है। पॉलिसी क्या है, 60% बच्चों को ये मिलेंगे। प्रोसीजर क्या है कि ये स्टेप फॉलो किया जाएगा उनका एडमिशन लेते टाइम, ठीक है। उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक। कोई डाउट। तो ये प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर बेटा स्टैंडिंग प्लान होता है जो हमेशा यूज होता है। और फिर कह रहा द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉय इन डिफरेंट सिचुएशन मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड। मतलब एम्प्लॉय अलग अलग सिचुएशन में पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कैसे कैसे स्टेप फॉलो करते हुए काम करेंगे। फिर फॉर एग्जांपल द प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू अ पर्टिकुलर स्कूल कैन बी प्रोसीजर आर मेड कॉमन फॉर द एंटायर डिपार्टमेंट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। कह रहा भाई मान लीजिए किसी कॉलेज में पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लिया जा रहा है, तो उस कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट जो है कोऑर्डिनेट करेंगे उसी प्रोसीजर को जैसे कि बनाया गया ताकि कॉलेज में सही से एडमिशन हो सके। फॉर एग्जांपल द प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल डिपार्टमेंट। कह रहा है कि प्रोसीजर जो है मान लीजिए एग्जांपल के रूप में जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो कैसे हैंडल करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कैसे हैंडल करेगी ताकि वो जो है सेल डिपार्टमेंट को जो है कोऑपरेट कर सके। तो स्टेप वाइज स्टेप जो है काम कैसे किया जाएगा यही हमारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसके अलावा आप हट नहीं सकते, ये लंबे समय के लिए बनाया जाता है कि मान लो कॉलेज में बच्चे का एडमिशन लिया जा रहा है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कैसे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये स्टेप वाइज यही प्रोसीजर होता है। और हमने एक बार फिक्स कर दिया कि 60% के बच्चे या 70% के बच्चे एडमिशन लेंगे, ये हमारी पॉलिसी होती है। पॉलिसी प्रोसीजर सब रिलेटेड होते हैं बेटा, एक दूसरे से ही साथ चलते हैं। अगला आता है फीचर्स ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर के फीचर क्या है, तो देखो सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। बेटा अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया जाएगा। जनरली मेड फॉर इनसाइडर ओनली, जनरली हमारी कंपनी से रिलेटेड होता, अंदर के लिए होता, बाहर के लिए नहीं होता। आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ये बेटा ज्यादातर ये स्टेप वाइज स्टेप ही होता है, कैसे अब होगा, फिर इसके बाद क्या काम होगा, इसके बाद क्या काम होगा, इसके बाद क्या काम होगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। फिर अब इसके बाद आता बेटा हमने कितने पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया बेटा 4 प्रोसीजर पढ़ लिया, पॉलिसीज पढ़ ली। इसके बाद बेटा हमने पढ़ लिया
स्ट्रेटजी, फिर हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव। तो हमने अभी 4 पढ़ लिए। देखिए ये पढ़ लिया स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, अभी भी 4 पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड अगर हमारी स्लो लगे तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, वरना पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझिए भैया, क्योंकि इसको इतना डिटेल में कोई समझाता ही नहीं है, तो आप समझिए, मेहनत करिए। फिर क्या आता है, मेथड क्या होता है? मेथड भी बेटा स्टैंडिंग प्लान होता है, ये हमेशा यूज होता है, एक ही मेथड हमेशा यूज होता रहता है जब तक बहुत बदलने की जरूरत ना हो। मेथड का मतलब होता है बेटा जैसे काम किस तरीके से किया जाएगा, काम जो है कैसे किया जाएगा, एक प्रकार से ये रूटीन बताता है कि कंपनी में जॉब कैसे किया जाएगा, कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, ये मेथड बताता है। अब मान लीजिए हमारे पास बेटा 4 मशीनें हैं, 4 मशीन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। हमें लगता है दूसरी मशीन से हमें काम करना चाहिए, तो हमें पता चल गया कि हम दूसरी मशीन से काम करेंगे इसी रूटीन से, इसी तरीके से, इसी वे से। उसी के अंदर बाद बेटा फिर हम पहला स्टेप फॉलो करेंगे, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा। मतलब मेथड के साथ प्रोसीजर चलेगा, याद रखना। हमने मेथड फॉलो कर लिया, हमें मशीन पे ऐसे काम करना, हमें इस मशीन से इस मेथड से काम करना, फिर मेथड हमें पता चल गया, फिर हम स्टेप बाय स्टेप अब काम करना चालू करेंगे, मतलब प्रोसीजर भी मेथड के ही साथ चलेगा। ठीक है, क्लियर? तो मेथड क्या होता है? एक प्रकार से बेटा ये रूटीन, कैसे किस रूटीन में काम किया जाएगा, जॉब किया जाएगा, वो बेटा सिस्टमैटिक तरीके से बताता है। फिर सिलेक्शन ऑफ द राइट मेथड, मेथड अच्छा चुना जाए ताकि टाइम सेव हो, मनी सेव हो और कम एफर्ट लगे, कम एनर्जी लगे। ठीक है, इसके बाद बेटा इट डील विद द टास्क कंसिस्टिंग, बेटा मेथड हमेशा किसी टास्क को लेकर के होता है और ये स्पेसिफिक स्टेप से होता है ताकि काम को जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए। आदमी कहता है इस मेथड से काम किया जाए, मेथड मतलब टेक्निक कौन सी होगी जिनसे जल्दी काम होगा, कम कॉस्ट में होगा। ठीक है, तो सर प्रोसीजर कहाँ आएगा? भाई प्रोसीजर आएगा ना जब हम टेक्निक फॉलो करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो टेक्निक मतलब मेथड, जो सही मेथड है, और स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे वो प्रोसीजर हो गया, और कुछ नहीं हो गया। फिर फॉर एग्जांपल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ डिप्रिशिएशन वेदर द यूज स्ट्रेट लाइन, मतलब कह रहा है कि हम किस मेथड से डिप्रिशिएशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, हमें कौन सा मेथड फॉलो करना बेटा। तो मेथड का मतलब होता है हमें सही रूटीन, कौन से रूटीन में काम करना चाहिए ताकि सही से, टाइम से, कम कॉस्ट में काम हो जाए, ये भी एक प्लान का हिस्सा होता है। अगला आता है रूल्स। रूल का मतलब होता है बेटा, रूल का मतलब होता है जैसे आपकी कंपनी में आप गए, लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, ठीक है, नो फोटोग्राफी, ये रूल है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो लिखा होता है नो स्मोकिंग, नो फोटोग्राफी, तो ये सब बेटा रूल है, इसको आप तोड़ोगे, ये भी प्लान का ही पार्ट होता है। आपकी कंपनी में ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए रूल भी बनाया जाता है ताकि आप जो है सही से काम करो। अगर आप रूल तोड़ोगे बेटा तो आपके ऊपर जो है पेनाल्टी भी लग जाती है। तो रूल मतलब नियम कानून। अब क्या होता है, ये स्टैंडिंग होता है, ये भी लंबे समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बार बार चेंज नहीं होता, रिपीटेड होता है। A rule is the specific statement that specifies clearly what is to be done or not to be done. रूल ये बेटा जो स्पेशली बताता है, स्पेशल तरीके से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इट इज अ गाइड टू बिहेवियर, आपके ये व्यवहार को बताता है कि आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए। A rule does not allow for any flexibility, बेटा रूल जो है किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं बताता है, ये हमेशा कठोर होता है। रूल जल्दी चेंज नहीं होता, रूल चेंज हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह तो दिक्कत हो जाएगी। रूल चेंज करेगी कंपनी बार बार, तो आज कोई गलती करा हो तो बच गया, नहीं, रूल जल्दी चेंज नहीं होगा। फिर कह रहा है इसको तोड़ने पर बेटा पेनाल्टी वगैरह लगती है। फिर नो स्मोकिंग वगैरह जैसे लिखा रहता है क्षेत्र के अंदर, तो अगर आप करोगे तो, और जैसे आप टाइम के अंदर आओ, काम करो, ये सब रूल होता है बेटा। डिसिप्लिन वगैरह इससे मैनेज होती, मेंटेन होती, तो ये रूल बेटा प्लान का भी एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बेटा इसमें बताया जाता है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये कठोर होता है, मतलब ये स्थिर होता है, कठोर होता है, और ये अनिवार्य होता है, इसे फॉलो करना पड़ता है, कंपल्सिव होता है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। तो कोई डाउट हो दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लें। अब अगला आता प्रोग्राम और बजट। तो हमने कितने पढ़ लिए ये देख लेते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने स्ट्रेटजी पढ़ लिया, हमने पॉलिसी पढ़ ली, हमने प्रोसीजर पढ़ लिया, हमने मेथड पढ़ लिया, हमने रूल पढ़ लिया। अब हम प्रोग्राम पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, आइए देखें। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी, वन शॉट में आप चाहते हैं अलग अलग जगह पे वीडियो ढूंढने से अच्छा कि एक ही जगह आपको सारी वीडियो मिल जाए, तो वन शॉट में आप पढ़ लीजिएगा, खत्म करिएगा।
और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रूल्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेटा सिंगल यूज प्लान होता है। एक बार प्रोग्राम खत्म, हम दूसरे प्रोग्राम को फिर से बनाते हैं, फिर उसके लिए नया प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम दूसरा खत्म तो फिर तीसरे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि प्रोग्राम अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। हर जगह का प्रोग्राम, कंपनी का प्रोग्राम कुछ भी होता है बेटा वो अलग अलग होता है, तो हम हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग प्लानिंग करते हैं, एक ही प्लानिंग बार बार फॉलो नहीं हो सकती है। तो प्रोग्राम बेटा सिंगल यूज प्लान होता है, ठीक है, एक बार यूज होता है इसका प्लानिंग, फिर इसके बाद प्रोग्राम खत्म, दूसरे प्रोग्राम के लिए नया प्लानिंग बनाया जाता है। तो प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। बेटा प्रोग्राम क्या है? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल, इसका कॉम्बिनेशन होता है। द प्रोग्राम आर मेड टू गेट सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा प्रोग्राम बताता है कैसे सिस्टमैटिक काम ऑर्गेनाइजेशन में करना है। द प्रोग्राम क्रिएट रिलेशन बिटवीन पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड गोल्स। प्रोग्राम बेटा होता है कि पॉलिसी, प्रोसीजर और गोल के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाता ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल एंड द ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट। मान लीजिए आप कोई शॉपिंग मॉल खोलने जा रहे हैं, कोई न्यू डिपार्टमेंट ओपन करने जा रहे हैं, तो ये बेटा एक प्रोग्राम है। एक बार ये खुलेगा, प्लान बनेगा, खत्म, फिर नया डिपार्टमेंट बनेगा, उसके लिए नया प्लान बनेगा, खत्म। तो ये प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम को मिलाकर के याद रखिए ये कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल का। ये चारों का कॉम्बिनेशन होता है बेटा प्रोग्राम। जैसे एग्जांपल में कोई शॉपिंग मॉल आप खोलने गए, उसके लिए आपने नया प्रोग्राम किया, उसके लिए आप वो प्रोग्राम है आपका, आपने किया, प्रोग्राम खत्म, शॉपिंग मॉल बन गया, दूसरा शॉपिंग मॉल, दूसरा प्लान, ठीक है। तो ये होता है प्रोग्राम। फिर तो एक प्रकार से क्या है? डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। प्रोग्राम बेटा बताता है कि प्रोजेक्ट को कैसे, ये डिटेल बताता है प्रोजेक्ट क्या होता है, ये कैसे बेटा हर एक एक्टिविटी को करना, ये डिटेल बताता है। एक प्रकार से प्रोग्राम का ये फीचर। प्रोग्राम बेटा एक बार होता है, प्रोग्राम का प्लानिंग एक बार होता है, प्रोग्राम खत्म, उसके लिए दूसरी प्लानिंग फिर करनी पड़ती नए प्रोग्राम के लिए, ठीक है। बजट क्या होता है? बजट भी बेटा सिंगल यूज प्लान है। मान लीजिए भारत सरकार इस बार बजट डिक्लेयर कर रही थी, तो बजट एक बार डिक्लेयर की, अगले साल बजट आएगा तो उसका नया प्लान होगा। तो कंपनी में भी बजट डिक्लेयर किया जाता है, तो बजट बेटा क्या होता है? हर डिपार्टमेंट को दिया जाता है, मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को, तो बेटा स्टोर डिपार्टमेंट को, सबको दिया जाता है। तो बजट कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, एक बार प्लान बनता है, अगली साल बजट के लिए अगला प्लान बनता है। कोई डाउट बेटा? तो बजट भी सिंगल यूज प्लान में आता है। तो बजट क्या है? बजट सिंगल यूज प्लान है। अब बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ गिविंग फ्यूचर पीरियड एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बेटा बजट जो एक स्टेटमेंट होता है जो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए होता है, जो फ्यूचर से रिलेटेड होता है और न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। फिर अब बजट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर। बेटा बजट एक प्लान होता है जो भविष्य के फैक्ट और फिगर से संबंध रखता है। फिर अब बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बजट हमेशा बेटा किससे संबंध रखता है, किसका स्टेटमेंट होता है? कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम आएगी, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे रिलेटेड होता है। तो बजट बेटा हमेशा भविष्य में कितना दिया जाएगा कंपनी में, कितना रेवेन्यू बनाना, कितनी इनकम देनी, ये उससे रिलेटेड बजट होता है। बिना बजट के कोई कंपनी चलाई नहीं जा सकती। बजट बेटा हमेशा कंपनी का टॉप लेवल डिक्लेयर करता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा लोगों को बांटता है, ठीक है। तो बजट भी प्लान का हिस्सा होता है। हर साल नया नया बजट आता तो नई नई प्लानिंग करनी पड़ती है। एक प्लान बार बार यूज नहीं हो सकता कि इस बार भी वही बजट, अगली बार भी वही प्लान, नहीं। बजट बढ़ता घटता रहता है, इसलिए बेटा प्लानिंग भी बढ़ती घटती रहती है इसकी। बजट सेल्स बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, बजट कुछ भी हो सकता है। अब फीचर्स क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बेटा ये भविष्य में क्या रिजल्ट आने वाला, बजट आज का नहीं बनता, अभी के लिए नहीं बनता, भविष्य के लिए बनता। तो वही कह रहा है कि भविष्य के रिजल्ट के लिए होता है और ये न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, मतलब ये लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000, 10,000 इसमें होता है, ठीक है। फिर क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर। बेटा ये हमेशा फ्यूचर के फैक्ट और फिगर से संबंध रखता है। फिर बजट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर एट एवरी लेवल। हर लेवल का मैनेजमेंट में जो है बजट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। टॉप लेवल अपना बजट बनाता है, मिडिल लेवल अपना, लोअर लेवल अपना, फिर वो सब प्रेजेंट करते हैं अपने बजट को, फिर उसी हिसाब से सबको बजट दिया जाता है, ठीक है। बजट का पैसा आता है, सरकार भी देती है अपने लोगों को, कंपनी अपने लोगों को देती है, बजट सबका हो सकता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कोई डाउट? आइए इसको पढ़ करके आगे बढ़ा जाए। पानी पी ले बेटा थोड़ा, बहुत प्यास लग गई, लगातार बोल रहे, लगभग 1.5 घंटा हमने बोला, ठीक है। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड। रूल और मेथड में डिफरेंस क्या होता है? तो रूल का मतलब होता है बेटा
कंपनी में एक नियम बनाया गया कि आपको काम ऐसे करना है, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। तो रूल अगर तोड़ोगे तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मेथड क्या है, काम को करने का सही तरीका, कि काम कैसे किया जाएगा, एक टेक्निक क्या है। तो मेथड और रूल में अंतर क्या है, देखिए रूल लिखा जाता है, मेथड एक टेक्निक है जो लोगों को बताया जाता है। ये लिखा भी जा सकता है, नहीं भी, उसी हिसाब से लेबर डेली काम करके अपने प्रोडक्शन को करते हैं। जबकि रूल क्या है, रूल एक डिसिप्लिन बताता है, नियम कानून बताता है। रूल्स आर नॉर्म्स फॉर द एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब रूल एक नियम कानून है जो कैसे काम, जैसे मतलब कैसे एक्शन लेना है, कैसे नहीं एक्शन लेना है एम्प्लॉयों को। मेथड आर फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब। मेथड क्या है बेटा, ये बताता है कि आपको डेली काम कैसे करना है या वर्क को कैसे डेली करना है, ठीक है। रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक और वेरी रिजिड ऑल्सो। रूल बेटा क्या है, बहुत कठोर होता है, जल्दी चेंज नहीं होता। मेथड्स आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल। मेथड बेटा विशेष होता है बट ये हमेशा चेंज हो जाता है। काम करने की विधि, काम करने का मेथड, रूटीन चेंज होता रहता है टेक्नोलॉजी के साथ। रूल्स इंप्रूव द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। रूल बेटा एम्प्लॉय को डिसिप्लिन में रखता है, इसलिए उसके व्यवहार में चेंज हो जाता है, एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा हो जाता है, वो टाइम से आता, टाइम से जाता, टाइम से काम करता है, गलत काम नहीं करता। मेथड ब्रिंग क्वांटिटी इंप्रूव एंड स्टैंडर्डाइजेशन। बेटा मेथड से क्वांटिटी इंप्रूव होती है, स्टैंडर्ड बढ़ता है, कंपनी के प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ती, सब होता है। इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड देयर इज अ स्ट्रिक्ट पेनाल्टी। अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इफ मेथड आर चेंज देन देयर कैन बी वार्निंग बट नो पेनाल्टी। अगर आपने मेथड चेंज कर दिया तो आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी, बट आपको वार्निंग दी जाएगी, भैया काम ऐसे मत करिए, आप काम ऐसे करिए। एग्जाम्पल, रूल में नो स्मोकिंग, रूल मान लो कि नो स्मोकिंग वगैरह लिखा, तो ये रूल है। फॉलोड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन। मतलब जैसे कंपनी में डिप्रिशिएशन निकाला जा रहा है और आपको बोला गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आप निकालिए, तो वही अगर आपने डिमिनिशिंग मेथड लगा दिया तो आपको ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन आपको डांट जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है मेथड। अगला आता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। अब पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, तो पॉलिसी का मतलब बताया था बेटा मैंने, आपने नीति बनाई, भाई हमारे यहाँ यही नहीं है, मतलब नीति, रूल अलग है, पॉलिसी अलग है। जैसे हमने कहा कॉलेज में 60% होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ये आपकी पॉलिसी होती है। रूल मेथड सॉरी, और रूल क्या होता है, रूल बेटा आपको नियम कानून बताता है कि ऐसे काम करना है, इतने टाइम पे आना, इतने टाइम पे जाना, वो रूल है। पॉलिसी बताएगी कि भाई हमारी पॉलिसी हम नहीं कर सकते ऐसा। जैसे एफडी पर मान लो किसी का कोई बैंक है, वो किसी कस्टमर का जो है बेटा पैसा अपने यहाँ डिपॉजिट करती है, तो उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ 8.5% इंटरेस्ट मिलता है। अब उसने कहा नहीं हमें और चाहिए, तो उसने कहा नहीं भाई हमारी पॉलिसी है, ये रूल नहीं है, पॉलिसी, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो पॉलिसी वही होती है। क्या है बेटा, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी आर ऑर्गेनाइजेशंस आर वे ऑफ सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। पॉलिसी बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जबकि ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट है। यही पाने के लिए पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, प्लान सब बनाया जाता है, ठीक है, यही लास्ट होता है। पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। पॉलिसी बताता है काम को कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव बताता है कि आप मतलब आपको क्या कंप्लीट करना है। जैसे ये देखो, पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। पॉलिसी बताता है काम को कैसे करना है, ये बताता है ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, ठीक है, मतलब व्हाट, क्या करना आपको, तभी रिजल्ट प्राप्त होगा। ये कैसे करना है, ये क्या करना है। पॉलिसीज एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीव द ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी बताता है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा, जबकि ऑब्जेक्टिव आर द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एंड पॉइंट है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्राप्त होने के बाद नया प्लानिंग किया जाता है। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव होने के बाद कुछ होता नहीं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट तो सब कंप्लीट, पॉलिसी रूल सब खत्म, ठीक है। पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। बेटा पॉलिसीज सब बनाते हैं अपने अपने लेवल पे, जबकि ऑब्जेक्टिव हमेशा टॉप लेवल तय करता है। इसको प्राप्त करने के लिए आप सारे एक्टिविटीज करते हो, चाहे प्लानिंग करो, स्ट्रेटजी करो, मेथड बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसको अचीव करने के लिए। अगला देखते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पॉलिसीज मैंने क्या बताया, पॉलिसी और प्रोसीजर। पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है। पॉलिसी मैंने बताया कि आपने बताया कि भाई हमारी बैंक का पॉलिसी है कि हम 8% ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, वर्क को स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे मान लो, देखो इसको ऐसे समझो, एक बार समझ लो बेटा, माइंड में हम एंट्री करा देंगे तो हमारी टेंशन खत्म। क्या है पॉलिसी प्रोसीजर, बेटा कॉलेज में पॉलिसी 60% बच्चों, मतलब 60% जिस बच्चे का रिजल्ट होगा 12th में, उसी को बीकॉम में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारी कॉलेज की पॉलिसी होगी, ओके।
प्रोसीजर क्या है, ये एडमिशन कैसे दिया जाएगा, ये तो हमने क्राइटेरिया बता दिया, लेकिन ये कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना है स्टूडेंट को। स्टूडेंट पहले फॉर्म लेगा, फिर फॉर्म को फिल करेगा, उस पर फोटो लगाएगा, उसके बाद उसे जमा करेगा, उसके रियल डॉक्यूमेंट मैच कराए जाएंगे मार्कशीट से कि क्या वो सही बता रहा है, फिर उसका एडमिशन होगा। ये प्रोसीजर हो गया, ठीक है, ये पॉलिसी हो गई, ये प्रोसीजर हो गया। एनी डाउट? देखो क्या रहा है, एक मिनट फिर से पेन को सिलेक्ट कर लें। हाँ, ये कह रहा है पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम। पॉलिसी बेटा ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का रास्ता होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग। प्रोसीजर बेटा स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे पॉलिसी में क्या है, उसने 60% बता दिया कि मेरा और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, भाई इससे ज्यादा नीचे के बच्चों को मैं लूंगा नहीं, ये प्रॉब्लम था। अब वो कैसे एडमिशन लेना मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, ये प्रोसीजर में आ गया। फिर पॉलिसीज आर गाइड टू थिंकिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी बेटा बताता है कि निर्णय कैसे लिया जाएगा, ये आपको रास्ता बताता है। प्रोसीजर आर गाइड टू एक्शन। प्रोसीजर बताता है कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, ये एक्शन लेने का रास्ता आपको बताता है। पॉलिसीज आर डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। पॉलिसी बेटा कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देख के बनाया जाता है। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। मैंने भी बताया कि पॉलिसी को लागू करने के लिए प्रोसीजर बनाया जाता है। जैसे मैंने 60% पाने वाले बच्चे का बीकॉम एडमिशन करना बताया, तो ये कैसे एडमिशन किया जाएगा जिसका 60% होगा, वो स्टेप वाइज स्टेप बताता है। क्लियर हुआ? अगला आता है पॉलिसीज आर मोर रिजिड। पॉलिसी बेटा कठोर होता है, जल्दी चेंज नहीं होता। प्रोसीजर बेटा लेस रिजिड होता है, मतलब स्टेप में चेंज किया जा सकता है, भाई इस स्टेप से नहीं इस स्टेप से काम करो। पॉलिसीज आर एक्सप्रेस इन जनरल टर्म्स। पॉलिसी बेटा सामान्य भाषा में लिखा होता है। प्रोसीजर आर एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म। प्रोसीजर बेटा एक टेक्निकल शब्द में लिखा होता है, सबके समझ में नहीं आता, जो काम करता है स्टेप बाय स्टेप उसी को समझ में आता है। एग्जाम्पल, स्कूल की पॉलिसी है कि 60% बच्चों को एडमिशन देना है, जो 60% बच्चे पाए मार्क्स उन्हीं का एडमिशन होगा। जबकि पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग एडमिशन, कैसे एडमिशन होगा। यहां तो आपने पॉलिसी बना दी, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, देखिए पहले आपको एक सेपरेट फाइल तैयार करनी होगी, फिर एडमिशन फॉर्म लेना होगा फाइल के साथ, फिर आपका डेटा चेक होगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो पहले पॉलिसी बना ली गई, उसी हिसाब से प्रोसीजर फॉलो करके आपका एडमिशन किया गया, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यही समाप्त होती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर वन शॉट समझ में आया। कहीं कोई डाउट आए तो आप पूछें। जो भी टीचर बेटा 1-1.5 घंटे खड़ा होकर लगातार बोलेगा तो थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो हमने जो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी बहुत ज्यादा बताया, जो कम इंपॉर्टेंट थी उसको भी पढ़ाया, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ा। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। अगली क्लास कोशिश रहेगी कि वन शॉट में कंप्लीट कराई जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है। थैंक यू बच्चों, क्लास यही खत्म होती है।